All right. Assalamualaikum, everybody. Hope you are doing really amazing. Today we have once again another very special guest. Please meet Ashar Aziz. And I know him 15 years back from St. Mary's Academy, Larazar. We go like way back in the history. और बात बेसिकली स्टार्ट इस तरह हुई कि मैंने फेसबुक पे एक पोस्ट शेयर की अराउंड के थिंग्स आई रियली मिस अबाउट पाकिस्तान, उसमें इट वाज अबाउट गाजर का हलवा जो स्ट्रीट्स पे मिलता है। एंड देन अशर कमेंटेड ऑन दैट कि यार उसने थोड़ी बहुत हिस्ट्री बताई कि लाल कुर्ती में ये जगह है, और आई नो द गाय हु फादर और somebody actually started it, and then we went on to saying कि यार जो अंडे वाला बर्गर वेरी फेमस इन लालकुर्ती रावलपिंडी 2000 में 8 रुपए का मिलता था। दो आई नो वी वर लाइक जस्ट 10 years old back then, but still right now it's around 120, 130 rupees, so that's a big difference. And I was like, wow, that's a very amazing fact to know. And I know Asher is a hidden gem in terms of knowing a lot of history and secrets and stuff like that. So बहुत spicy मजे का talk होने वाला है। और I know कि my dad also used to get a cola and a samosa kuch आनों का, so we have come a long way कि यार सीन क्या चल रहा है। Though I think it's a natural process globally, but we will also like to touch the topics. Of course, he's right now sitting in Dubai, working as a senior executive in sales. We will also talk to him about कि दुबई में कैसे जाना है, sales का career कैसा होता है, और there are also some myths about it I would like to debug with him. So with that, over to you, Asher. Tell us something about you that we don't know. Introduce yourself. हेलो साथ सबसे पहले तो आपको अस्सलाम वालेकुम और Well, आपके व्यूअर्स लिसनर्स को भी मेरी तरफ से सलाम, जो भी सुनने वाले हैं देखने वाले हैं। और हाँ यार, बिल्कुल ठीक आपने इस चीज़ को समराइज़ किया कि हम लोग एक दूसरे को 15 साल से जानते हैं। और उसके अलावा जो भी सिचुएशन चल रही है इकोनॉमिकली, कि बेसिकली आप खाने पीने की चीज़ों को देखें या किसी भी कमोडिटी को देखें, कितनी प्राइसिंग बढ़ गई है, इंसान की अफोर्डेबिलिटी भी थोड़ी तंग हो गई है। तो बिल्कुल ठीक आपने एक्सप्लेन किया। अभी तो मैं एक 32 ईयर्स ओल्ड का एक्सपैट हूँ, पाकिस्तान से हूँ और दुबई में मैं पिछले कोई 9.5 साल से सेटल्ड हूँ। और एक निजी बैंक के लिए काम करता हूँ। रासल रासल खैमा यहाँ का एक स्टेट है, उसका जो नेशनल बैंक है उसके लिए मैं एक जनरल इंश्योरेंस में सेल्स एजेंट हूँ, इंश्योरेंस एडवाइज़र। तो मेरा भी जो स्टार्ट रहा है, बिल्कुल मैंने बेसिक से स्टार्ट लिया था, जो कहते हैं ना कि स्टार्टिंग फ्रॉम द स्क्रैच, वो वाला मेरा सीन था। कि मेरी पहली जॉब जो 9 साल पहले जो मुझे मिली थी वो आउटडोर सेल्स की मिली थी, जिसमें मैं डोर टू डोर जाके टेलीकम्युनिकेशन प्रोडक्ट्स को बेचता था, कॉर्पोरेट की एसएमई जिसे कहते हैं ना, स्मॉल मीडियम एंटरप्राइज लार्ज कॉर्पोरेट्स, उनको बेचता था। तो फिर उसके बाद 1 डेढ़ साल बाद फिर जॉब मिली, सेम इंडस्ट्री में ही रहा। और मुझे फिर ऑपरेशंस कोऑर्डिनेटर की जॉब मिली, जो कि एक इंडोर जॉब थी। उसमें तो पे बढ़ती गई। उसके बाद फिर एक बैंक के लिए काम किया। बैंक के बाद फिर एक आप कह लो कि डिक्लाइन आया छोटा सा, जहाँ मुझे एक लो सैलरी जॉब एक्सेप्ट करना पड़ी, क्योंकि सर्कमस्टेंसेस ऐसे डेवलप हो गए थे। तो उसके बाद फिर मैं देखा कि यार नहीं बन रहा कुछ। अब टाइम है कि मैं अपने कोर स्किल्स पे काम करके उनको देखते हुए सामने अपना करियर को आगे लेके चलूँ। तो मैंने कहा यार टेलीकॉम को साइड पे रखते हैं, इंश्योरेंस में ट्राई करते हैं। तो बेसिकली मैं पाकिस्तान में ना, कॉल सेंटर जो मैंने पहला ज्वाइन किया था 2010 में, उसमें मैं इंश्योरेंस का ही लीड जनरेटर था। तो मैंने कहा यार इंश्योरेंस में ट्राई करते हैं, और इंश्योरेंस जो था वो मेरे लिए क्लिक कर गया। आज 5 साढ़े 5 साल हो गए। तो मैंने मोटर इंश्योरेंस से स्टार्ट किया। मैं इंश्योरेंस के डिफरेंट जो वर्टिकल्स होते हैं, जैसे कि होम इंश्योरेंस, लाइफ इंश्योरेंस और उसके अलावा ट्रैवल इंश्योरेंस, ये सब जो हैं, इन सब को मैंने प्रोडक्ट ट्रेनिंग ली उसकी, और ये प्रोडक्ट सेल किए। अभी मेरी जो है, आप कह लो कि पोर्टफोलियो काफ़ी एक्सपैंड कर चुकी है, कि hmm. सातों एमिरेट्स में मेरे पास क्लाइंट्स हैं, मेरे पास इंडिविजुअल कंज्यूमर क्लाइंट भी हैं, मेरे पास कॉर्पोरेट क्लाइंट्स भी हैं। तो इस तरह से भी काम सही चल रहा है। और बाकी जो अपना साथ रहा है वो तो सेंट मैरी से रहा है। 2003 में मैंने आपको पहली बार देखा था, जब आप 7th येलो में पढ़ते थे और मैं 7th सिल्वर में था। वो Hmm. मेरा पहला एक आपसे इंटरेक्शन था। लेकिन जब हमारी दोस्ती बढ़ी थी, आई थिंक वो 2007 तक बढ़ी थी, जब हम फुटबॉल साथ खेलना स्टार्ट किए। और उसके बाद अभी अच्छा लग रहा है यार आपसे रिकनेक्ट करके। आप जर्मनी में सेटल्ड हो माशाल्लाह से, और हम दुबई में बैठे हैं। Yes, that's very nice to know, and I think we have all come a long way. मैं हमेशा ये बिल्कुल। कहता था कि यार जो सेंट मैरीज के लड़के हैं ना, हम्म। पढ़ाई में जैसे भी हों, दे आर वेरी स्ट्रीट स्मार्ट।
and don't know how बिल्कुल to बिल्कुल। grow and how to excel. Or mashallah, everybody is very well settled right now. कोई शक नहीं इस बात में। और यार आप देखो कि सिर्फ ऐसा नहीं है कि हम लोग ना कोई एंटरप्रेनर्स ही सिर्फ बने हैं, या फिर आप कह लो कि बिजनेसमैन बने हैं। हमारे पास हर तरह का टैलेंट था उस जमाने में भी। हमारे पास जो Hmm. म्यूजिशियंस थे आज वो नेशनल लेवल पे सबके सामने हैं, ठीक है। Hmm. हमारे पास जो मॉडल्स थे, इवन के वो देखो आप एयरलाइन के एडवर्टाइजमेंट्स कर रहे हैं, केबिन क्रू थे, हर तरह की फील्ड में हम लोगों ने एक्सेल किया है। सेंट True. मैरीज आपको स्ट्रीट स्मार्टनेस दे देता है। वहाँ की Hmm. हवा में कुछ ऐसा है कि आपने जहाँ वहाँ पे इवन जब देखो आप, हम मेजोरिटी के जो लड़के हैं टॉपर्स नहीं थे। इवन के जो एक क्लासरूम में 30 लड़के बैठते थे, जो बॉटम 15 के थे वो भी अपनी लाइफ में कितने आगे निकल गए। Exactly. तो ये And चीज़ तो in यार fact, I चैलेंज है। think कुछ कुछ तो बैच बेंचर्स काफी ज्यादा हम्म। आगे निकल गए बाकियों से, तो आई दैट इज एग्जैक्टली। आल्सो a myth के यार good score or good GPA will actually make you go very high in career. बिल्कुल। It's all about what is your thing, right? Like you mentioned that insurance clicked for me. So it's यस। you just have to find कि भाई आपका सीन है किस चीज में strong. बिल्कुल बिल्कुल, आपको आइडेंटिफाई करना पड़ता है कि आपके जो स्किल्स और जो एक पर्सनल इंटरेस्ट होता है वो कहाँ पे काम कर सकता है। आपको अपनी जो एनर्जीज होती हैं वो असल में वो करनी पड़ती हैं, डाइवर्ट करनी पड़ती हैं Hmm. जहाँ पे आपको अपॉर्चुनिटी दिखे उसमें। Asha, Asha, you mentioned about St. Mary's, and then St. Mary's is basically in Ladakh. So I हम्म। really want to now go in that direction. Ke yaar, what do you know about this Tulsa Road, Lalazar, that connects with Lal Kurti as well? I know we both have been living in Lal Kurti for a very long time. अच्छा। Literally everything is available over there. So I यस think यस। so it's a very nice place. In fact, I have initially lived in Ladakh. That is why हम्म I moved to, I chose St. Mary's as my school and college. And हम्म। then afterwards, my parental house was in Lalkurti, so we shifted there. So अच्छा, tell आप me, सेंट मैरीज में रहे हो? मुझे यार इस चीज़ का तो आइडिया नहीं था कि आप सेंट मैरीज सॉरी लाल कुर्ती में रहे हो। लाल कुर्ती किस एरिया में रहते थे आप? Lalkurti में जो Indus Road 2 था, I lived there for like ओह, many years. अच्छा अच्छा अच्छा, वो मेरे ख्याल में काफी एक पॉश सा एरिया है लाल कुर्ती वो का, जो हाँ, थोड़ा वो बेसिकली मेन एरिया। रोड के साथ लगता है उसका करके, नॉट एग्जैक्ट। लाइक इनसाइड ऑफ लालकुटी बट इट वाज अ बिट आउटसाइड. सही, मैं रफ़ी रोड पे रहता था जो ईदगाह के पास पड़ता है। और ठीक ठीक. जहाँ आप रहते थे इंडस रोड पे, वहाँ पे मेरी बहन का स्कूल था। हम्म. जेनबिया नाम के से एक स्कूल था जो बिल्कुल नंबर 1 बॉयज स्कूल था, उसके सामने था। हाँ तो ओके. मुझे अब पता चला। चलो यार, अच्छी बात है, अच्छा लगा सुन के कि आप भी See? एक ही टाउन के थे। लेकिन हमारा इंटरेक्शन तब नहीं हुआ था ना, तब आप मॉर्निंग शिफ्ट में थे, मैं इवनिंग शिफ्ट में था। हम थे सेम स्कूल में Yeah, लेकिन डिफरेंट शिफ्ट exactly, थी। तो exactly. इसलिए शायद कभी एक आमना सामना नहीं हो सका। और जो बात की आपने तुलसा रोड की, यार तुलसा रोड को तो मैं असल में अपना होम टाउन ही कहूँगा। होम टाउन क्यों कहूँगा कि हम 96 में, मैंने 96 में ज्वाइन किया सेंट मैरीज, ठीक है, एनरोल किया 96 में, तब मैं प्रेप में पढ़ता था। और 2004 में जब हम लाल कुर्ती छोड़े तो हम दोबारा जब शिफ्ट हुए तो हम इधर ही आए थे, तुलसा रोड। हम्म. तुलसा रोड में राजा अकरम कॉलोनी में। तो हमारी तो अपब्रिंगिंग तकरीबन आप कह लो कि इस लालाजार वाले एरिया में ही रही। और यहाँ की जो डेलिकेसीज थी यार, जैसे कि मनो सलवा होता था, और आई थिंक अभी भी है मनो सलवा, जिसके हम नाश्ते करने जाते थे, स्कूल में ही बंक मार के जाते थे नाश्ता करने। और उसके अलावा आप कह लो कि जो एक तुलसा रोड की एक स्ट्रिप आती है ना अपने स्कूल से लेके, बिल्कुल हम्म. वो एक पंच सड़की है कि तीन को नहीं, इसको राउंड अबाउट को मैं असल में उर्दू के एक स्लैंग यूज कर रहा हूँ। जो तीन रोडों में निकलती है, आप समझ गए होगे मैं क्या कह रहा हूँ, जहाँ बिल्कुल. पे सीएनजी पंप भी है। तो आई थिंक हम्म. उसमें इतने कई खाने के ऑप्शन थे ना यार कि मज़ा आता था उस जगह पे रहने का। जो मेमोरीज मैं रिकलेक्ट करता हूँ तो बहुत अच्छा I नॉस्टैल्जिया उस जगह think का। Nihari, Pai, Chole, Halwa Puri, Lassi, that is the hub of what we actually had. Naan samosa. क्योंकि वहां एग्जैक्टली, पे नान समोसा। ब्रेक में तो हम बकायदा दोबारा प्लान के जाते थे कि यार एक नान समोसा खाना है करेक्ट हमने. So करेक्ट। that was a very golden time. I remember वहाँ पे गेमिंग जोन होता था and we used to also go and play a lot of video games there. The यस यस ambience was यस। just amazing. अमेजिंग यार, वो एक अंदर प्लाजा के अंदर जाते थे और वो नीचे बेसमेंट में गेमिंग जोन था और वहाँ पे जिम भी था एक, मुझे याद है। Exactly. Oh man, good days, good old days. बिल्कुल यार। Um, so tell क्या me a था? bit about Lal Kurti. Do you know where the name come from? I do have some information on that, but I will also like to hear from you since you've been living in that area for a while. तो लाल कुर्सी देखो, के बारे में बताया, उधर क्या मिलता था, उधर की क्या वाइब्स हैं, क्या मेमोरीज हैं, और व्हाट डू यू लाइक टू से.
सही। अब जैसे कि मैं तो 91 बोर्न हूँ, जैसे कि तो मैं जब पला बड़ा उस एरिया में, तो तब उस जगह का नाम लालकुर्ती से तारिकाबाद हो चुका था। अभी भी आई थिंक तारिकाबाद ही कहा जाता है कि रावलपिंडी कैंट का इलाका है तारिकाबाद। लेकिन हम्म। ऑब्वियसली लालकुर्ती उसका एक ओरिजिनल नाम था। और ये काफ़ी सेल्फ एक्सप्लेनेटरी भी है, लेकिन फिर भी मैं बता चलता हूँ कि लाल कुर्ती नाम पड़ा था जब रॉयल इंडियन आर्मी के जो फौजी वहाँ पे होते थे ना, वो हम्म। लोग एक रेड कलर का कोट पहनते थे। और वो जो कोट था, उसकी वजह से नाम पड़ा था लाल कुर्ती, क्योंकि यहाँ पे बैरक्स बने हुए थे उन फौजियों के। तो वो हम्म। लोग यहाँ पे स्टेशन थे, और जो भी लोग उस इस एरिया से गुजरते थे, उन्होंने सिर्फ एक आसानी से याद करने के लिए इस जगह का नाम पड़ गया था लाल कुर्ती, क्योंकि उनको पता था कि यहाँ पे फौजी होंगे। ठीक है। हाँ। बाकी ये एक स्टोरी है। और दूसरा ये कि आप देखो कि लाल कुर्ती की सबसे अच्छी बात क्या है आजकल के दौर में, जहाँ हेट क्राइम्स बहुत ज़्यादा हैं, और डिवीजन इतना फैला हुआ है। लाल कुर्ती एक ऐसी जगह है जहाँ पे हम्म। आपको इस्लाम के सारे सेक्ट के लोग मिलेंगे, क्रिश्चियनिटी के, इवन के कुछ माइनॉरिटीज भी हैं, हिंदू, सिख्स, ये सब एक साथ रहते हैं। कभी कोई इस तरह का दंगा फसाद, लड़ाई मारपीट ऐसा कुछ भी नहीं होता यार। सब प्यार से हम्म। रहते हैं, बहुत हार्मनी में रहते हैं। ये लाल कुर्ती की मुझे सबसे अच्छी बात लगी। हमारे सेंट मेरीज में भी काफी लड़के जो स्पेशली क्रिश्चियन फेथ से थे, वो लाल कुर्ती में ही रहते थे। देख रहे। तो ये इस जगह का बताता है कि लोग काफी अमन पसंद है यहाँ के। और खाने पीने, हंसी मजाक, हल्ला गुल्ला, यानी कि एक ऐसा इलाका है जो सोता नहीं है। यानी कि हम्म। 24 घंटे खाने पीने के ऑप्शंस आपको अवेलेबल मिलेंगे। लोग अपने यानी कि सड़कों पे भी मिलेंगे, और हर चीज़ को सेलिब्रेट करते हैं, कुछ भी आ जाए, जैसे कि कोई रिलीजियस फेस्टिवल आ जाए या कोई सीजनल फेस्टिवल आ जाए। यानी कि ये लोग, दीज पीपल लिव देयर लाइफ टू द फुलेस्ट यार। True, true. It's a very small area but a very diverse area, and this is so Diverse, true yes. कि जितने भी आपके डिफरेंट रिलीजन फेस्टिवल्स होते हैं भरपूर तरीके से मनाए जाते हैं उस लाल कुर्ती की फूड स्ट्रीट में। जिधर हम्म। आपको लेडीज कपड़ों की शॉपिंग से लेके कॉस्मेटिक से लेके बेकरीज एंड ढाबाज एंड चाय एंड पराठे एंड चपली कबाब आर आल्सो वेरी स्पेशल इन लाल कुर्ती। सो करेक्ट, यस, करेक्ट, आई करेक्ट। थिंक मेरे तो मुंह में पानी आ गया जगह के बारे में सोच के, but it's a very nostalgic place. And I hope all those listeners who are listening to us from हम्म। Rawalpindi, let us know if you've been to Lalkurti. If not, you definitely need to go there. It's really amazing. यार Um, आजकल के दौर में जैसे कि आपने देखा होगा, काफी मीम्स बनती हैं कि मेरे घर, किसी घर में सब्जी पक जाए तो वो लोग खाना नहीं खाते, कि घर में लौकी क्यों बन गई या दाल क्यों बन गई। तो एक छोटा सा मैं आपको एक बात बताऊं कि हमारे घर में क्या होता था कि मैं ना गोश्त खोर था, मुझे गोश्त hmm, रोज ही खाना होता था। hmm, और मेरे घर में जब अगर कोई ऐसी चीज़ पक जाए जो मेरे तबीयत के हिसाब से ना हो, तो मम्मी कहती थी जाओ तुम किसी रेस्टोरेंट से ले आना, क्योंकि ऑप्शंस इतने ज़्यादा थे ना उधर true, लालकुर्ती में। ये कैफ़े 3 डिश हो गया, डिलाइट रेस्टोरेंट हो गया, फिर ये शाहजहां का चपली कबाब हो गया, और आप थोड़ा बाटा चौक साइड पे जाओ तो मछली फ्राई करके वो बेचते हैं, वो बड़े मज़े की है। और अंडे वाला बर्गर हो गया, टिक्कियाँ हो गई यार, सॉसेजेस मिलते हैं बीच बाज़ार में, नाइट रोड में। तो true. ये चीजें ऐसी हैं कि यार मैं, वो जायके अभी तक बस गए मेरे टेस्ट बर्ड्स में, लेकिन मैं तरसता हूँ कि यार काश उस जैसा टेस्ट भी वापस आ जाए, उस जैसे टाइम भी वापस आ जाए, जो कि अब आ नहीं सही सकता बात है। अनफॉर्चुनेटली। सही बात है। And it was very affordable as well. और बिल्कुल यार। you mentioned about Bata Chowk. Any history behind के उसको बाटा चौक क्यों कहा जाता है? हाँ, बाटा चौक इसलिए कहते हैं क्योंकि वहाँ पे एक बाटा की शॉप है और एक सर्विस की शॉप है, और वो दोनों हम्म। जो है आपस में कंपेटिटर्स हैं, यानी कि फुटवेयर हम्म। इंडस्ट्री में वो कंपेटिटर माने जाते हैं। हम्म। हम्म। तो इसलिए उसका नाम बाटा चौक पड़ा है। और इवन कि जब हमारा एकेडमिक ईयर स्टार्ट होता था, तो डैड मुझे, यानी कि बाबा मुझे लेके जाते थे जूते दिलाने वहीं से। तो मैं कहता था यार हम्म। कहाँ से टेनिस बॉल फ्री में मिलेगी, क्योंकि आपको पता है जूतों के साथ टेनिस बॉल मिलती थी। Sure. तो जहाँ टेनिस बॉल मिलती थी मैं वहीं से जूते लेता था। तो ये बिल्कुल। बाटा चौक जो है बेसिकली बाटा शॉप। हम्म। यूजली वो बहुत सर्विस वाले देते थे, पर आई थिंक बाटा काइंड ऑफ वॉन एट द एंड बिकॉज चौक का नाम भी बाटा चौक पड़ गया। तो हाँ। सो सो अच्छा, टेल मी कि ये कैसे हुआ कि यार जब हम 10 साल के थे तो अंडे वाला बर्गर 8 रुपए का मिलता था, क्योंकि अब मे बी शायद 150 का हो गया। इट्स बीन अ वाइल्ड दैट आई बीन देयर। व्हाट हम्म। हैपेंड? यार असल में आपको तो पता ही है ग्लोबली जो इकोनॉमिक सिचुएशन है, और ऐसा होना तो था ही, क्योंकि जो हमारी करेंसी है ना, पाकिस्तानी करेंसी, बेसिकली वो शुरू से ना उसकी कोई पोजीशन या हैसियत रही नहीं है। ठीक है, यानी कि आप देखोगे 97 98 में आई थिंक डॉलर 50 या 52 रुपए का था। और काफ़ी हद तक ये 2007 8 तक भी ठीक ही रहा, इतना ऊपर नहीं चढ़ा। लेकिन उसके बाद फिर अचानक जब हम हमारी
करेंसी डिप्रिशिएट हुई है, उसने अपनी वैल्यू खोई है, तो उसके बाद फिर यही होता है कि जब आपके मुल्क की क्या करेंसी डिप्रिशिएट कर जाए ना, तो जो कैपिटल आपने लगाना होता है किसी भी काम में, तो वो कैपिटल पे आपको वो प्रॉफिटेबिलिटी नहीं मिलती। ठीक है, हम्म। अब ये बेचारे जो ये फूड वेंडर्स हैं, इनको भी बहुत कम मार्जिन पे ये लोग इस टाइम अपने बिजनेस चला रहे हैं। ठीक है, कि हमें लगता है True. कि यार ये बहुत महंगा हो गया, लेकिन अभी भी आप अगर हम इवन कि आप टिपिकल एक कॉल सॉरी फास्ट फूड की मिसाल लो, जैसे KFC, मैकडोनल्ड्स, ये चेन्स जो हैं, इनको आप पाकिस्तान में बैठ के खाते हो और उनको आप दुबई में बैठ के खाते हो, दिरहम में इनके प्राइस वही हैं जो तब थे, आज भी वही हैं। हम्म। और पाकिस्तान में इनके प्राइस जो बढ़े हैं, अगर आप कन्वर्ट करो ना उस रुपीस को दिरहम में, तो अभी भी वहाँ पे सस्ता ही मिल रहा है, अभी हम्म। भी सस्ता मिल रहा है। कहाँ पे हमारा मुल्क मार खा गया है कि भाई हमारे जो है ना सैलरीज नहीं बढ़ती, हमारे में वो मिनिमम वेज वाला चक्कर नहीं है जैसे कि बड़े मुल्कों में होता हैगा, कि True. आवरली एक मिनिमम वेज सेट कर दी जाती है। तो चलो बेशक बंदा कम कमाए ज्यादा कमाए, उसका एटलीस्ट खाना पीना रहना सहना जो है वो अफेक्ट नहीं होता। हमारे में हम्म। क्या होता है, हमारे में इंसान जो होता है पहले पहले अमीर से मिडिल क्लास में आता है, फिर लोअर मिडिल क्लास में आता है, फिर एकदम फकीरी पे आ जाता है। हम्म। तो ये हम में और बाकी दुनिया में फ़र्क है, कि हमारी जो अगर करेंसी स्ट्रांग रहती, जो कि नहीं रही पिछले कोई 2-3 दिहाइयों से, तो उसकी वजह से ओवरऑल हम सभी जो हैं अफेक्ट हुए हैं। तो वो ऑपोजिट ही चला गया सर्कल, लोग लोअर क्लास या लोअर हम्म। मिडिल मिडिल हाई क्लास जाते हैं, हमारा ऑपोजिट साइकिल चल रहा है। एंड आई थिंक जी। hence the migration to Dubai, right? A lot of people जी। are now thinking भाई abroad कैसे जाना है, and I think one of my हम्म। main reason for starting this podcast is to guide people how can they actually go abroad, right? We have covered UK, Australia so far. We're also lined up for Canada and US, but tell हम्म। me about Dubai. If somebody who क्या wants to come to Dubai, क्या सीन है, कैसे आ सकते हैं? बिल्कुल, दुबई आना है कैसे और कैसे आना चाहिए, इस आने से पहले मैं एक छोटी सी एक अपनी वजह बताता हूँ दुबई आने की। हम्म। बेसिकली मैं दुबई आने से पहले ना मैंने यूनाइटेड स्टेट्स का वीज़ा अप्लाई किया था। ठीक है, हम्म। अप्लाई किया तो मेरी एप्लीकेशन फेल हो गई थी, क्योंकि मैंने एक भंड मार दिया था। मैंने ये बोल दिया था कि मैं भाई विजिट वीज़ा पे काम करूंगा, जो कि एक इट्स अ बिग नो नो, Sure. कि आप विजिट Yeah. वीज़ा पे काम कर नहीं सकते, तो बहुत बड़ा वायलेशन है, ह्यूमन ट्रैफिकिंग में बल्कि ये चीज़ आ जाती है। तो वो उन्होंने मुझे लगा दिया भाई 5 साल की 5 साल की वो 5 साल के लिए बैन कर दिया कि भाई आप 5 साल में अब दोबारा अप्लाई मत करना। तो Wow. मैंने कहा यार तब तक जस्ट टू टेस्ट माय वाटर्स, मैं किसी बाहर मुल्क जाता हूँ, देखता हूँ कि मैं अपने घर वालों के बगैर रह भी सकता हूँ कि नहीं, और कितना कुछ बंदा कमा लेता है बाहर रह के। तो मैंने कहा यार चलो 1 साल देते हैं इस चीज़ को, और हम्म। फिर वापस आते हैं, क्योंकि मेरे एक कज़न है वो यूके में होते हैं, वो यूके के लिए मुझे बुलाना चाह रहे थे। तो मैंने कहा चलो पहले दुबई पास भी है, और खुदा न खास्ता अगर कोई इमरजेंसी हो भी जाती है तो आप फ़ौरन 1-1.5 घंटे की फ़्लाइट पकड़ के घर आ जाते हो। तो मैंने True. कहा देखते हैं, चेक करते हैं कैसा रहता है एक्सपीरियंस घर वालों से दूर रहने का। तो फिर मैंने क्या किया था, मैंने उस ज़माने में कुछ कॉल सेंटर के दोस्त थे जो उस टाइम ताज़ा ताज़ा पाकिस्तान से वहाँ जाके सेटल हुए थे, कोई 6-7 महीने हुए थे उनके भी, यहाँ से वहाँ हम्म। गए हुए, और उनको अच्छी जॉब्स मिल गई थी। तो मैंने यार उनका मुंह लाल देके अपना मुंह भी लाल किया, मैंने कहा ठीक है यार, जहाँ इनको मिल गई हैं जॉब्स, और मेरी तरह की परफॉर्मर थे वो इस कॉल सेंटर में भी, एक निजी हम्म। कॉल सेंटर है इधर, सॉरी निजी तो नहीं है, अमेरिकन कॉल सेंटर है ये, मैरियट के पास में, मैं नाम नहीं लेना चाहता। तो हम्म। आई थिंक समझ गए होंगे लोग। तो क्या हुआ कि वहाँ पे जब मैं दुबई आया, तो मैं तो विजिट वीज़ा पे आया था उस ज़माने में ना। तो मेरे दोस्त हम्म। ने एक ट्रैवल एजेंसी थी यहाँ की लोकल, उससे स्पॉन्सर किया था मुझे 1 महीने का वीज़ा, और मुझे टिकट लेके यहाँ आना पड़ा था, जो कि एक बिल्कुल आप कह लो कि यही प्रोसीजर है, यानी कि लेजिटिमेट प्रोसीजर प्रोसीजर यही रहता है। हम्म। ठीक है, तो ये लेके मैं आया, तो मैंने तो 1 महीने में जॉब हंटिंग सच बताऊं तो खुल के नहीं की जैसे मुझे करनी चाहिए थी। मैं सोने में टाइम बहुत वेस्ट किया, और दूसरी एक्टिविटीज़ में घूमने फिरने में, जो कि अभी आगे चल के मैं लिसनर्स को और व्यूअर्स को सबक भी दूंगा कि अ, आपने अपना टाइम कैसे वेस्ट नहीं करना। तो बहरहाल फिर मुझे बिल्कुल ही एट द एंड ऑफ टुवर्ड्स द एंड ऑफ माय विजिट वीज़ा मुझे जॉब मिल गई थी। तो फिर मैं एग्जिट करके पाकिस्तान से इधर आया था, और मुझे अपना विजिट वीज़ा का जो टाइम था वो वेस्ट करने की सज़ा ये मिली कि मुझे अच्छी सैलरी वाली जॉब नहीं मिल सकी थी। हम्म। I started with a very meager amount of 1250 dirham salary, dirhams salary, with accommodation, transport, and a postpaid mobile plan. हम्म। तो अब आना कैसे, पहले मैं अपनी कहानी तो मेरी बहुत ज़्यादा हो गई, मैंने काफ़ी डिटेल में बता दी। मैं बताता हूँ कि लोगों ने करना है कि आजकल के दौर में ना, हम्म। अभी जो है यही है कि आप विजिट वीज़ा पे ही आएँ, विजिट वीज़ा लगवाएं, 3 महीने का लगवाएं। वैसे अभी तो जो सीज़न चल रहा है, जैसे कि सितंबर है, हम्म। सितंबर से लेके फरवरी तक यहाँ का मौसम अच्छा रहता है, काबिल बर्दाश्त रहता है।
तो हम्म ऐसे मौसम में क्या होता है कि आप जॉब हंटिंग कर सकते हो, आप चल के भी जा सकते हो, आप ऑनलाइन अप्लाई करके भी इंटरव्यूज के टाइम पे जा सकते हो। गर्मी में आपको चैलेंज फेस करना पड़ता है कि आप बहुत सूटेड बूटेड होते हो, पसीने में आपकी हालत बिगड़ जाती है, इंटरव्यू पहुंचते पहुंचते तक आपको भूल जाता है कि आपने खुद को कैसे प्रेजेंट करना है, हाउ यू हैव टू सेल योर सेल्फ इन फ्रंट ऑफ द इंटरव्यूअर। वो आप हम्म बिल्कुल ही खो देते हो चीज़ें। तो जस्ट टू कीप योर थिंग्स टुगेदर, बेस्ट यही रहता है कि आप इस सीज़न में आओ। इसमें हम्म अपॉर्चुनिटीज भी ज़्यादा होती हैं, और जो ये जो फाइनल क्वार्टर होता है ना किसी ये साल का, सितंबर से दिसंबर वाला, इसमें हायरिंग में बहुत फोकस रहता है काफ़ी बिजनेस का, बिकॉज दे वांट टू क्लोज इट ऑन अ हाई नोट। सो वो लोग अपनी मैन फोर्स हम्म बढ़ाते हैं, टू मेक श्योर कि यार ज़्यादा से ज़्यादा अपना बिजनेस चले। तो आपने क्या करना है कि अपने विजिट वीज़ा पे ही आना है। अगर आपका कोई दोस्त है यहाँ पे जो पहले से यहाँ पे सेटल्ड है, उसको बोल के आप कहें कि यार ट्रैवल एजेंसी से मुझे 1 महीने का या 3 महीने का वीज़ा निकाल दें, अपनी फ़्लाइट बुक कराएं दुबई की, और यहाँ पे आए। अब यहाँ पे मैं एक चीज़ बताना चाहूँगा जो बहुत काम आ सकती है कि सबको पता है ना, जैसे कि यार विजिट वीज़ा पे आप काम नहीं कर सकते। तो हम्म जब आप अपनी फ़्लाइट बोर्ड कर रहे होते हो ना अपने एयरपोर्ट से दुबई की, तो वहाँ पे इमिग्रेशन वाला पूछता है कि दुबई जाके करोगे क्या। ठीक है। हम्म वहाँ पे काफ़ी लड़के यार यही मेरी वाली जो मैंने गलती की थी वो कर देते हैं, वो बोल देते हैं कि भाई नौकरी ढूंढने जा रहे हैं। हालांकि सबको पता है कि इस टाइम जो हम्म हमारे मुल्क के हालात चल रहे हैं, हर कोई बाहर क्यों निकलना चाह रहा है अपनी दैट्स फैमिली के रियल। बेहतर फ्यूचर के लिए, राइट। तो ये तो इट्स लाइक रिटन ऑन द वॉल, लेकिन फिर भी वो आपसे पूछते हैं कि भाई वहां जाके क्या करोगे। अब उनका कंसर्न यहाँ पे क्या रहता है कि यहाँ से जाके लोग एब्सकॉन्ड ना कर जाएं कहीं, छुपे ना इधर उधर, लीगल तरीके से वापस ना आए। ये चीज़ें उनकी डर रहती है, क्योंकि मुल्क का रेपुटेशन जो होता है वो भी देखना पड़ता है इन अथॉरिटीज़ को। तो वो हम्म दे मेक श्योर कि एक ऐसा ही टूरिस्ट जा रहा है जो अपने टाइम पे जाएगा, टाइम पे आएगा, और पाकिस्तान कॉन्सुलेट पे या पाकिस्तान एम्बेसी पे बोझ नहीं बनेगा। ठीक है। हम्म तो यहाँ पे आप उनको हमेशा बता दो कि यार मैं मेरा जो शॉर्ट टर्म विजिट है, ये बेसिकली रहेगा किसी से मिलने जा रहा हूँ, या फिर मैंने बस टूर करना है, दुनिया दुबई घूमना चाहती है, मेरा भी ख्वाब है कि मैं भी देखूँ कुछ। आप वहाँ के जो टूरिस्ट अट्रैक्शंस हैं उनके नाम लेके बता सकते हैं कि यार मैंने हम्म बुर्ज खलीफा, दुबई मॉल, मॉल ऑफ द एमिरेट्स, अटलांटिस बीच, सॉरी पाम द अटलांटिस होटल, जुमेरा बीच, ये चीज़ें देखनी है। इस तरह की हम्म आप बता दें, और ये भी बोल दें कि यार मैं तो अपना फाइनेंशियली अच्छा भला वेल सेटल्ड हूँ पाकिस्तान में, मुझे जाने की क्या ज़रूरत है किसी और मुल्क। तो मैं जो हम्म हूँ एक शॉर्ट स्टे के लिए जाऊँगा। ये आप एटलीस्ट उनको कहेंगे ना, इमिग्रेशन ऑफिसर को एक सेटिस्फाइंग आंसर दे सकते हो। अब मुझे पता है कि वहाँ पे जो हमारा इमिग्रेशन ऑफिसर होता है वो दूसरे मुल्क से काफ़ी अलग होता है, वो तो बदतमीजी से बात करता है, आपको पता है ना, हाँ वो क्या करेगा, क्यों जा रहा है, हम्म ऐसे करके बात करेगा आपको ना, वो करने के लिए एक हम्म गुस्सा दिलाने के लिए। तो आपने वहाँ पे कूल एंड काम कंपोज तरीके से उसको बताना है कि देखें सर, मैं जो हूँ, मेरा हम्म पर्पस सोनली टूरिज्म है और कुछ भी नहीं है, मैं वापस आऊँगा। ये चीज़ करनी है। ये लड़के काफ़ी गलती कर रहे हैं, मैं नहीं चाहता कि कोई करे, क्योंकि जब मैं भी आ रहा था 2014 में, तो काफी लोगों को रोक दिया गया था इमिग्रेशन वालों ने, कि उन्होंने साफ हम्म साफ बोल दिया कि जी हम तो वीजा पे जा रहे हैं, तो मेरा फलाना वहाँ पे रहता है, मेरा ये वो रहता है, तो मैं उनके बिजनेस चलाऊंगा, उनके बिजनेस में हम्म हाथ बटाऊंगा, इस तरह कुछ बोल दिया। तो ऑब्वियसली अगर हम्म भाई तूने अगर बिजनेस चलाना है अपने जानने वाले का, तो उसको बोलना है भाई कि वो तुझे एम्प्लॉयमेंट वीजा भेजे, क्यों तू टूरिस्ट वीजा पे जा हम्म रहा है। वीजा की हम्म वायलेशन किसी भी सूरत में नहीं उनको बर्दाश्त। तो खैर ये चीज़ हो गई। फिर आप जब आते हो दुबई आते हो ना, तो आपको क्या करना है कि आपको अपनी सीवी सीवी जो है, एक तो आप सीवी बना के प्रिंट करके मत लाओ, ये बहुत गलत मशवरा लोग देते हैं कि यार आप हम्म ना सीवी की ढेर सारी फोटो कॉपीज ले जाओ और डाकिए की तरह कंपनीज में फेंकते फिरो। वो तो यार बिल्कुल ही ऑब्सोलीट तरीका है, और हम्म बिल्कुल ही फुटाइल तरीका है, इसका कुछ भी आउटकम नहीं निकलता। ठीक है। ठीक है। आपने क्या करना है, आपने सीवी का फॉर्मेट अच्छा सा बना के, जो भी आपकी या तो आप इंडस्ट्री बेस्ड सीवी बनाएं कि आप किस इंडस्ट्री से हैं, बेशक आपकी पोजीशन कुछ भी हो उस इंडस्ट्री में, या फिर आप अपने स्किल्स की बेस पे सीवी बनाएं। जैसे कि अगर आप एक टेलीकॉलर हैं, ठीक है, या कस्टमर सर्विस एजेंट हैं, उसके हिसाब से सीवी बनाएं कि भाई मैं ये हूँ और मैंने ये काम किया है फलानी फलानी जगह पे। या फिर अगर आप इंश्योरेंस या हॉस्पिटैलिटी, फूड एंड बेवरेज, जिस इंडस्ट्री से भी हैं, उसके हिसाब से सीवी बनाएं। मिक्स एंड मैच मत करें, अपने आप को हरफन मोला मत बताएं कि भाई मैं तो ऑलराउंडर हूँ, मैं ये भी कर लेता हूँ, मैं वो भी कर लेता हूँ, बड़ा हम्म वर्सटाइल बंदा हूँ। ये नहीं करना, ये चीज़ उनको सख्त नापसंद है। और हम्म यहाँ पे इंटरव्यूअर्स जो एक चीज़, जो एक बहुत बड़ा टर्न ऑफ होता है उनके लिए, वो तब होता है जब एक जॉब एप्लीकेंट अपने आप में बहुत ओवर स्मार्ट बनता है, या ये हम्म बताता है कि उसको तो सब पता है। यहाँ पे ईमान से बताऊँ ना यार, सबसे ज्यादा जो स्कोप है ना जॉब हासिल करने का, वो फ्रेशर्स का ही है। क्योंकि फ्रेशर इज लाइक
आप कह लो कि कोरा कागज होता है, वो बिल्कुल एक ब्लैंक आता है। उसको आप ट्रेन कर सकते हो, कोच कर सकते हो, उसको जिस सांचे में ढालना है आप ढाल सकते हो। ठीक है, अब एक्सपीरियंस बंदा होता है ना, उसका एक डिमांड होती है, उसका एक अपना, वो अपने एक उसमें होता है, आप कह लो कि भरमबाजी होती है उसकी। बिल्कुल। लेकिन जो फ्रेशर होता है ना, वो बिल्कुल एक ब्लैंक आता है। आपको इंटरव्यू में बिल्कुल बिल्कुल डोसाइल एटीट्यूड रखना पड़ता है कि हम्म। हो जाएगा, कर लेंगे, जिस हिसाब से आप बोलेंगे वैसे ही काम होगा। एक बार यार जॉब तो लो ना, जॉब ऑफर लो। आप हम्म। अपने टूरिस्ट वीजा का पैसा तो ज़ाया ना करो, टिकट के पैसे तो ज़ाया ना करो ना, इतना पैसा आप इन्वेस्ट करके आए हो, तो आपका विजिट वेस्ट नहीं जाना चाहिए। तो जो इंटरव्यूअर्स है ना, उसमें अभी अब मैं मिसाल देता हूँ अपने पड़ोसी देश, पड़ोसी मुल्क इंडिया की। इंडियंस में, पर्टिकुलरली साउथ इंडियंस में ना, बहुत ही एक मीक किस्म का, डोसाइल किस्म का एटीट्यूड रहता है हम्म। कि ना वो लड़ते हैं ना झगड़ते हैं। वो बिल्कुल आप यानी कि आप दिन को रात बोलो, रात बोलेंगे, इस तरह से चलते हैं। ठीक है, इसी जैसे वो कामयाब है। और यही तरीका है यार, लड़ना झगड़ने में कुछ नहीं रखा, अपने आप को बढ़ा चढ़ा के बताने में कुछ नहीं रखा। यहाँ पे जो इंटरव्यूअर बैठा है ना, वो कोई कल पैदा नहीं हुआ हुआ, उसने भी दुनिया देखी होती है। उनकी प्रॉपर ट्रेनिंग कराई जाती है। वो आपके फेशियल फेशियल एक्सप्रेशंस, आपकी आई कांटेक्ट, बॉडी लैंग्वेज, उससे वो देख लेते हैं कि आप कितने पानी में हो, आप कहाँ हम्म। सच बोल रहे हो, कहाँ झूठ बोल रहे हो। ठीक है, तो अगर आप एज अ फ्रेशर आ रहे हो, मुल्क से बाहर पहली बार आ रहे हो ना, तो आपने इंटरव्यू में बताना है कि यू हैव बिग ड्रीम्स, कि आप जो हो यहाँ पे, ये भी बताना है कि भाई मैं जो हूँ लॉन्ग टर्म सोच रहा हूँ, मैं कल को बेहतर जॉब के लिए छोड़ के नहीं भाग जाऊंगा या ऐसा नहीं करूंगा। मुझे हम्म। उससे बताओ इंटरव्यूअर के भाई कि आप देखो, आप मेरे मेरे लिए 2 साल का वीज़ा इन्वेस्ट कर रहे हो। ठीक है, उसमें अलग से आपकी वो आएगी, कॉस्ट आएगी। और उसके अलावा फिर आप मुझे हेल्थ इंश्योरेंस दोगे, जो भी लेबर लॉज हैं उसको आप कंप्लाई करोगे, आप एक मुझ में इन्वेस्टमेंट कर रहे हो, तो आई विल मेक श्योर कि मैं एक आपके लिए प्रॉफिटेबल सोर्स बनूं। ये चीज़ ठीक ना, है। ये बात इंटरव्यूअर के दिल को लगेगी। वो कहेगा हाँ यार, ये बंदा जो मैं ले रहा हूँ, ये दिमाग से, इसके बाद दिमाग है, ये सिर्फ अपना फायदा नहीं देख रहा, एक सेन बात कर रहा है। ठीक है, तो ये चीज़ अच्छी रहती है जॉब हासिल करने में। दूसरा, अपनी मजबूरियां बता दो कि यार मैं यहाँ इसलिए आ रहा हूँ क्योंकि मेरी फैमिली में कोई फलाना अगर बीमार है, यानी कि बहनें हैं, उनकी शादी, इस तरह की। आप जनरल बात ही कर सकते हो, लेकिन इस तरह की बताओ कि यार कि कोई पर्पज है जो मैं यहाँ आया हूँ। क्योंकि उनको हम्म। मूडी लोग नहीं पसंद, जैसे लोग आते हैं ना कि मैं तो अपनी कंट्री में बहुत सेटल्ड हूँ यार, मुझे तो जॉब की भी जरूरत नहीं है, इस तरह वो समझ जाते हैं कि ये बस टाइम पास करेगा और भाग जाएगा। तो हम्म। आपको शो करना पड़ता है कि आपकी कमिटमेंट कितनी है। अब सीवी जब आपकी अच्छी बन जाएगी, तो सीवी में आपने इस तरह कि अपने आप को फ्रेशर ही शो कराना है। और जॉब इंटरव्यूज कैसे हासिल करने हैं, ठीक है। अब जॉब इंटरव्यूज में जैसे कि मैंने बोला कि सीवियाँ ड्रॉप नहीं करनी यार डाकियों की तरह, वो बिल्कुल ही वेस्ट तरीका है। और 2-3 वेबसाइट्स पर रिलाई मत करना यार। जैसे कि हम्म। काफ़ी लोग हैं, वो एक इंडीड एक वेबसाइट है यहाँ पे, दूसरी डुबिजल है, तीसरी गल्फ करियर्स है, इस तरह की हम्म। हैं। और कुछ लोग अखबार के जो बैक पेजेस होते हैं उसमें भी देख रहे होते हैं कि कहाँ वॉक इन है। तो वॉक इन इंटरव्यू जो बेसिकली होता है ना, वहाँ पे तो यार इस टाइम दुबई भरा पड़ा है, यानी कि इतना ओवर क्राउडेड तो नहीं कहना चाहिए, लेकिन इतनी यहाँ पे इस टाइम टूरिस्ट आया हुआ है ना कि कहीं भी देख लेना कि कहीं वॉक इन इंटरव्यूज हो रहे हैं, वो हम्म। इंटरव्यू से भी 2 घंटे पहले पहुंच जाते हैं। ठीक है, 2 घंटे पहले पहुंच जाते हैं भाई, और फिर वो बारी आती नहीं है। वो फिर आखिर में क्या होता है, वो इंटरव्यू लेने वाला कहते हैं यार ये एक पर्ची बढ़ा देते हैं, ये ईमेल एड्रेस है, इस पे से भी डाल देना, हमें लगा कि आप हमारे काम के, तो आपको हम कॉल बैक कर लेंगे। या फिर वो जल्दबाजी में इंटरव्यू लेते हैं, जो कि कुछ तो प्लांटेड इंटरव्यूज होते हैं, उनको पता होता है हम्म। उन्होंने किसको हायर करना है, बस बस खाना पूरी के लिए वो हम्म। सबको 1-1 2-2 मिनट उनकी सुन रहे होते हैं, उनकी बात सुन रहे होते हैं। तो खैर ये तरीका है। अभी आपने जॉब कैसे हासिल करनी है, जो कि तरीका गौर से अगर सब सुने, तो यार आप पाकिस्तान से आने से पहले ही ना कोशिश करो, जितने भी HR टैलेंट एक्विजिशन वाले लोग हैं, HR एग्जीक्यूटिव्स हैं, इनको आप लिंक्डइन पे फॉलो करो, ऐड करो, उनको मैसेज करो, डालो अपनी CV के भाई मैं आने वाला हूँ, बताओ कि कोई अपॉर्चुनिटीज हैं कि नहीं। अब HR वालों का खुद का एक टारगेट रहता है, उनको हम्म। कंपनीज को, फर्म्स को एक सर्टन पोर्टफोलियो या प्रोफाइल वाले लोग देने होते हैं। ठीक है, उनको रहता है कि भाई जैसे कि फॉर एग्जांपल मैं एक टैलेंट एक्विजिशन वाला बंदा हूँ, मुझे वो कंपनी कह देगी कि अशर तुम हमें फ्रेशर्स ला के दो जो IT में अच्छे हों, यानी कि IT बेस्ड उनका एक्सपीरियंस हो, और उसके अलावा उनकी ये एज ग्रुप हो, यानी कि 20 से 24 वाले, क्योंकि उनको एनर्जी चाहिए होती है। बेसिकली दुबई में ना एनर्जी बिल्कुल। बहुत मैटर करती है। उन्हें पता होता है कि यार हम्म। एक बंदा अपनी जो प्राइम दे सकता है ना, प्राइम एज दे सकता है, पीक दे सकता है, अपना पीक टाइम वो दे सकता है फ्रॉम 20 to 27 28। तो हम्म।
इस तरह की रिक्वायरमेंट रहती है। तो मैं जब टैलेंट एक्विजिशन वाला होऊंगा, मैं क्या करूंगा, मैं लोगों के प्रोफाइल जा जाके खोलूंगा, उनको इंट्रोडक्टरी मैसेज डालूंगा उनके इन मेल में, जो लिंक्डइन में नहीं होता, उसमें डालूंगा, उसमें बताऊंगा कि भाई जॉब चाहिए, नहीं चाहिए, चाहिए तो सीवी भेजो, मैं तुम्हारे लिए अपॉर्चुनिटी तलाश करूंगा। इस तरह लोग कर भी रहे हैं काफ़ी, टैलेंट एक्विजिशन वाले। तो इस तरह आपने अगर अपनी, क्योंकि अभी इस टाइम क्या है कि एक कहावत है कि योर नेटवर्क इज़ योर नेटवर्थ, कि अगर आपके नेटवर्क में True. लोग ऐसे हैं जो आपको बिजनेस में फ़ायदा दे सकते हैं, अपॉर्चुनिटीज़ आपको तलाश करके दे सकते हैं, तो उससे बेहतर कोई चीज़ नहीं है। आपकी एनर्जी बचती है, आपको R&D नहीं करना पड़ता, यानी ये है ना। तो इसलिए आप जो HR से रिलेटेड लोग हैं उनसे अपने कनेक्शंस बिल्ड करें, और उनकी पोस्ट देखें कि वो क्या डेली पोस्ट कर रहे हैं, कहाँ कहाँ आपके लिए अपॉर्चुनिटीज़ हैं, वैकेंसीज कहाँ पे हैं इस टाइम मार्केट में। ये चीज़ बहुत काम आती है, क्योंकि रियल लाइफ कॉन्टैक्ट या रियल लाइफ कॉन्टैक्ट होता है। अब आप इसी Mm. अनजान ईमेल एड्रेस को CV भेज दो, फिर एक्सपेक्ट करो कि आपको कॉल आएगी, तो वैसा नहीं होगा। इस चक्कर में लोगों के 1-1 महीने से लेके 3-3 महीने के वीजे आए गए हैं। ठीक है। या Mm. फिर क्या होता है कि बंदा बिल्कुल रिलायंट हो जाता है कि मैं भाई सिर्फ जो टॉप 20 या टॉप 50 एम्प्लॉयर्स इन UAE, टॉप 50 वर्क प्लेसेस टू वर्क इन UAE, उन कंपनीज को सर्च करूँ, उनमें अप्लाई करूँ। उसमें भी नहीं होता, क्योंकि हो सकता है कि फ्रेशर की वहाँ पे डिमांड हो, रिक्वायरमेंट हो या ना हो, तो उसमें फिर Mm. आपका ही टाइम वेस्ट होगा। तो आपने कनेक्शंस बिल्ड करने हैं, बाकी उसके अलावा कोई हर्ज नहीं है। आप ट्राई करो, डुबिजल में भी देखो, गल्फ करियर्स में भी देखो, और इस तरह की जो वेबसाइट्स हैं इनमें देखो। लेकिन उसमें होता क्या है ना, कि उसमें एक पर्टिकुलर बजट उन्होंने अपने माइंड में सेट किया हुआ होता है। ठीक है। तो जो भी बंदा जॉब एड पोस्ट करता है ना, उसने एक बजट रखा होता है अपने जहन में। और मोस्ट केसेस में क्या होता है कि वो बहुत छोटी कंपनियां होती हैं, या वो स्टार्टअप्स होते हैं। अब स्टार्टअप में काम Mm. करना बहुत बड़ा रिस्क भी होता है, कि अगर कंपनी कल को ना चली तो फिर आपको भी जाहिर बात है कि पैसे नहीं मिलेंगे, या आपको अचानक आप यू विल बी लेड ऑफ एनी मोमेंट। और जब भी कंपनी आपको पता है नहीं चलती, तो शुरू में सिम्टम्स क्या होते हैं, साइंस क्या होते हैं, कि आपको सैलरी नहीं आती या लेट आती है, इस तरह की चीज़ें। Mm. पहले आपकी लेबर की वायलेशंस होना स्टार्ट होती हैं, फिर आपको एक दिन बताया जाता है कि भाई यू आर लेड ऑफ। तो उस चक्कर में पड़ो ही मत यार, ढंग की सुथरी कंपनी में काम करो, और प्रॉपर चैनल के थ्रू चलो। यही मेरी एक एडवाइस रहेगी। और इंटरव्यूज में जाके कैसे परफॉर्म करना है, वो मैंने आपको थोड़ा बहुत हिंट तो दिया है, बाकी आप Mm. अपने आप को एक्सप्रेस कर सकते हो। इफ़ यू आर गुड विद योर वर्ड्स, अगर आपकी पर्सनैलिटी है अच्छी, यानी कि अट्रैक्टिव पर्सनैलिटी है, तो आप इंटरव्यूअर को वो कर लोगे। लेकिन जो भी हो, अपने आप को कभी भी डोंट ओवर सेल योर सेल्फ, अपने आप को ओवर स्मार्ट मत समझो, Mm. इंटरव्यूअर को अपने से कमतर मत समझो। ठीक है। और एक और चीज़ मैं क्या कहना चाहता है, कि एक एम रखो कि यार मैंने आज इतनी CVs ईमेल में डालनी है, Mm. इतनी मुझे इंटरव्यूज में जाना है। मैं जैसे बोला ना कि यार आप वॉक इन में मत जाओ, जाओ अगर आपको लगे कि करीब में है, कहीं है, और आपकी फील्ड से रिलेटेड है, जाओ, जाने में कोई हर्ज नहीं है। लेकिन अगर आप ये भी देखोगे यार, ये ऐड जो पोस्ट हुआ है कितने अरसे पहले पोस्ट हुआ था, अगर 2-3 हफ्ते पहले वो ऐड पोस्ट हुआ था, तो उसका मतलब 2-3 हज़ार बंदे को वो ऐड दिख चुका है, और वो पहुंचेगा, आपकी बारी शायद ना भी आए। अगर आज का आज ऐड डल रहा है, कल का ऐड डल रहा है, और आज यानी सॉरी कल आप इंटरव्यू है, तो जाओ, क्योंकि Mm. वो ना विजिबिलिटी उस ऐड की इतनी नहीं होगी, कुछ लोगों को वो ऐड नहीं उनकी नज़रों से गुजरा होगा, तो वहाँ बिल्कुल. पे रहेगा। तो आपको बहुत स्मार्ट हो के, एनालिटिकल रह के चलना पड़ता है, इवन के इसमें वर्क सॉरी इस विजिट वीज़ा में कहीं पे भी यू डोंट हैव टू स्लैक ऑफ। बिल्कुल सोना सोना नहीं है यार, सोना तो अपने मुल्क में रहो। यहाँ पे आपको एक्टिव रहना है, पहले दिन से आखिरी दिन तक, जब आपका टूरिस्ट वीज़ा एक्सपायर हो रहा हो तब तक। Okay, wow, that was a lot of valuable information, I must say. And I also have like a follow-up comments or a question on that as well. But what I'm hearing right now is that it is not a piece of cake. There is a lot of बिल्कुल। hustle. Hustle करोगे तो कुछ मिलेगा, वरना वही बात है कि सोना ही है, तो just be with your parents and just enjoy your life. हाँ ना यार, यहाँ पे बेड स्पेस पे सोओगे शुरू में, इससे बेहतर है अपने घर पे सो, अपने कोजी कंफर्टेबल बेड में। Acha. Few things I noted down because I was thinking, okay, Germany के perspective से हम्म। these are very something that are like totally opposite and something are very हम्म। similar. For example, you mentioned कि यार winter time is better in Dubai. It's opposite हम्म। in Germany, right? हाँ हाँ Germany हाँ। में आप summers में यस। आओगे तो it's better, वरना winters में 8 बजे सूरज निकलेगा, 4 बजे डूब जाएगा. It will be so dark and gloomy. You will like, हम्म। okay, I don't want to be in this place anyways. हम्म। And you also mentioned those are good tips how to
बी स्मार्ट इन टर्म्स ऑफ टूरिस्ट वीजा है तो आपने किस तरह कम्युनिकेट करना है, बट इजंट देयर एनी जॉब सर्च वीजा काइंड ऑफ अ थिंग इन दुबई? क्योंकि बाकी मैंने मुल्कों में देखा है कि आपको जॉब सर्च वीजा मिल जाता है फिर। यस यस, वो भी एक चीज आई हुई है आजकल मार्केट में। लेकिन आई थिंक ये जो टूरिस्ट वीजा होता है ना, वैसे ये कॉस्ट इफेक्टिव रहता है। ओके। और जॉब सर्च वीज़ा जो है पाकिस्तानियों को इस टाइम आई थिंक एप्लीकेशन रिजेक्ट बहुत हो रही हैं। ओके। पर्टिकुलरली दुबई के एमिरेट में बहुत रिजेक्ट हो रही हैं। यही वजह है कि लोग शारजा और अबू धाबी का वीज़ा लगवा के उस एयरपोर्ट पे लैंड करके फिर वो इस तरफ आ रहे हैं। True. And I हम्म। really like this fact when you mentioned कि जो early days होते हैं बहुत important होते हैं. I wasted my early days watching series and movies here. I should have like gone out, German language सीख लेता है, कुछ ऐसा करता था. I find it very similar in Dubai as well कि शुरू में get to things done. अगर कोई license लेना है, get it done. You have to really hustle somewhere, get it done. Early days are बिल्कुल really important. And बिल्कुल। I also think कि पाकिस्तान में जो हम कहते हैं कि एक ब्रेन ड्रेन हो रहा है, आई थिंक एक एनर्जी ड्रेन भी हो रहा है, एज यू मेंशन के नो डाउट। 20 to 27 इज द एज वेयर दे एक्सट्रैक्ट फ्रॉम अस, राइट? यस हमारी यस, सारी एनर्जी जो है वो बाकी मुल्क लेके हमसे बनवा रहे हैं। तो ऐसे ही इट्स है। जस्ट जस्ट अनफॉर्चुनेट कि पाकिस्तान में उनको अपॉर्चुनिटीज इस तरह की नहीं मिलती कि पाकिस्तान उनको यूज कर सके। होपफुली हम्म। सेंस विल प्रिवेल एंड पीपल विल स्टार्ट मेकिंग प्रोसेसेस जिससे इस एनर्जीफुल यूथ से हम रियली कुछ बेनिफिट कर सकें, राइट? एंड बिल्कुल। दैट इज सो इम्पोर्टेंट राइट नाउ. यस। You also specified about CV, right? I think that's a good idea कि formatting आप पहले बना लो, but you have to be very targeted. मतलब कि अगर कंपनी में यस। आप जाके अप्लाई करें, make sure कि जॉब से रिलेटेड आपकी CV है. There are something you have to subtract or add. Please do that. जर्मनी में भी अप्लाई करते हुए बहुत से लोग LinkedIn में जब मुझे अप्रोच करते हैं, the biggest mistake they have is they will like to put it a very fancy title. So they have worked in 4 companies. They will like मैंने फाइनेंस एनालिटिक्स भी किया हुआ है, मैंने बिजनेस इंटेलिजेंस भी किया हुआ है, मैंने मैनेज भी किया हुआ है, मैंने प्रोसेस भी बनाया हुआ है, सिर्फ और सिर्फ काम किया हुआ है, राइट? दे जस्ट वांट हम्म। कि अगर मैं ये बताऊंगा कि आई हैव डन सो मेनी थिंग्स, आई एम मास्टर ऑफ ऑल, तो हम्म। वो चीज़ सेल नहीं होती. आई आल्सो सेंस कि दिस इज वेरी सिमिलर इन दुबई. You have to be very specific. We rather pick a person who has worked on 3 different companies purely as data analyst, right? अगर उसके सारे टाइटल data analyst हैं, that means कि this person know how to do data analysis. I think it's pretty similar in Dubai as well. यस, ऐसे ही है। और मैं सीवी पे बात कर रहा था तो बीच में मैं एक चीज बोलना भूल गया कि आप Mm, सीवी बना के लेके आओ, लेकिन आप सिम कार्ड यहीं पे आके खरीदो। जो टूरिस्ट लाइन mm, की सिम कार्ड मिलती है वो नंबर डालो उस सीवी में, mm, और फिर वो सीवी आप ऑनलाइन भेजो। अब mm, लोग अपना पाकिस्तान का जो नंबर है वो डाल देते हैं सीवी पे, और फिर वो एक्सपेक्ट करते हैं कि यार कॉल कहाँ पे आएगी, कॉल तो आएगी नहीं। ठीक है, अगर आप पाकिस्तान का नंबर डालोगे तो वो आपको व्हाट्सएप तो करेगा नहीं, जॉब mm, क्या कहते हैं, रिक्रूटर तो आपको व्हाट्सएप पे तो करेगा नहीं। तो अपनी सीवी बना के ले आओ, लेकिन एंटर करो यहाँ का सिम जो खरीदोगे वो वाला नंबर, और फिर आप स्टार्ट सेंडिंग आउट द सीवीज ऑन द जॉब एड्स। और एक और चीज़ मैं आपको क्या बता रहा था सीवी से रिलेटेड, आप कैरी ऑन करो, मैं बीच में बताता हूँ। अच्छा, my last point I really picked up was कि यार आपने कंपनी को फायदा देना है, राइट? डोंट यस थिंक यस। कि भाई आपका कोई जो मामा बैठा हुआ है जो आपको थोड़ी सी आपका एक्सपीरियंस है और आपके मार्क्स भी बड़े मीडियोकर से हैं, दे विल लाइक कम टू दुबई, वी विल ट्रेन यू ऑन दिस एंड देन वी विल डू दैट फॉर यू. नो, दिस इज नॉट गोइंग टू हैपन. दे नीड पीपल जो उनको फायदा देंगे. दे हैव टू सी कंपनी का फायदा, एंड दैट बिल्कुल। अप्लाइज एवरीवेयर. आप कहीं भी जा यस। रहे हैं, इफ यू गो विद अ माइंडसेट कि भाई चीज हमको उठा लें, हम बहुत मेहनत करने वाले हैं, नो, यू हैव टू एक्चुअली प्रूव योर सेल्फ in यस। Pakistan, and of course there is a bit of struggle, but don't think कि कोई पिक करेगा because अपने फायदा देखे बोला. बिल्कुल ऐसे ही है। ऐसे ही है। um Ashar, I also heard Dubai is very very expensive. So ये वहाँ पे what do you think, can a person go and do job and also save a lot of money there, या फिर अगर अच्छी सैलरी मिलती है तो वो निकल भी जाती है? यार, इसमें हम अगर पाकिस्तानियों के पर्सपेक्टिव से सोचें तो नो डाउट महंगा तो है यार। यहाँ पे आप एक एक दिरहम की चाय मिलती है, कड़क चाय जिसको बोलते हैं लोग। अब वो चाय जो है वो एक दिरहम जो है, पीते टाइम बंदा यही सोचता है कि यार मैंने 80-82 रुपए की चाय पी ली सिर्फ। एक हम्म. नान है, नान भी एक दिरहम की है यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे हम्म. एक दिरहम से ही चीजें स्टार्ट होती हैं बिकनी। हम्म. ठीक है, ये उनकी बेस प्राइस रहती है, एक लोएस्ट से लोएस्ट वैल्यू वाली अशिया की भी, कि एक दिरहम। ठीक है, तो वहाँ उस हिसाब से अगर आप सोचो ना,
तो ज़ाहिर बात है महंगा तो रहता है। मैं जब पहली बार यहाँ पे लैंड किया था तो मैंने उस टाइम 29 रुपये 80 का 1 दिरहम था, और आज आप देखो 80 82 पे पहुंचा हुआ है। ट्रू। तो मैं तो जब विजिट वीज़ा पे आया था मैं तब भी काफ़ी सोच सोच के कैलकुलेट करके ही खर्च कर रहा था पैसे, क्योंकि मैं चाहता था कि मैं बिल्कुल खाली हाथ ना जाऊँ, एटलीस्ट जो लेके आए हैं उसमें से कुछ तो बचा के लेके जाऊँ। और अभी जो है महंगा है, हम पाकिस्तानी के लिए तो डेफिनेटली महंगा है। और यहाँ पे मैं यही कहूँगा कि यार फजूल खर्ची मत करो, बहुत ही आप कह लो कि हैंड टू माउथ चलो। और हम्म। जॉब ऑफ जॉब ऑफर आपको जैसी भी मिले, जॉब आपको लेट से नॉर्मली तो 3,000 तक मिलती है, 2,500 3,000 तक की एक पाकिस्तानी को मिलती है किसी भी फील्ड में। हम्म। अगर आप 5,000 दिरहम 6,000 दिरहम भी कमा रहे हो, तो जब तक आप प्रोबेशन में हो, क्योंकि प्रोबेशन में यू कैन लीव द जॉब, दे कैन ऑल्सो टर्मिनेट यू, ठीक है, इट्स ट्रू। लाइक टू वे स्ट्रीट। तो हम्म। अपने चादर दे के पैर फैलाने वाली बात है, पाँव फैलाने वाली बात है। आप ये ना हो कि आप देखोगे यार तो मैं जैसे कि 5,000 दिरहम इज लाइक व्हाट 4 लाख रुपए, आपको यार मैं 4 लाख कमा रहा हूँ, तो उसके हिसाब से आप बादशाही में आ जाओ और पैसे जाया करो, उड़ाओ, ऐसा ना करो। और एक जो विजिट वीजा पे लड़के बहुत बड़ी गलती करते हैं पाकिस्तानी, जो कि मैं यूथ को एड्रेस भी करना चाहता हूँ कि यार प्लीज प्लीज प्लीज, ये नाइट लाइफ पड़ी है, पूरी जिंदगी पड़ी है इन चीज़ों के लिए। विजिट वीजा पे टाइम मत वेस्ट करो। आपके दोस्त यार खुद तो सेटल्ड होंगे, ठीक है, यहाँ पे सेटल्ड होंगे, वो आपको कहेंगे आओ यार क्लब चलें, आप रात को ठीक है पीना पिलाना कर रहे हो, अगली सुबह आपकी आंखें नहीं खुल रही है, तो आप टाइम वेस्ट कर रहे हो। ये चीज़ एक बार आप जॉब हासिल कर लो, ठीक है। और एडिक्शन से तो खैर एक बहुत स्ट्रांग वर्ड हो गया, यानी कि ये जो डिस्ट्रैक्शंस ऐसी हैं जो आपके टाइम को वेस्ट करें, आपकी हेल्थ को वेस्ट करें, इनसे दूर भागो प्लीज यार, विजिट वीजा में दूर हम्म। भागो, बाद में आप सेटल हो जाओगे, फिर दुनिया आपके लिए खुली पड़ी है, ठीक है, यहाँ पे हर चीज़ है, हर चीज़, ठीक है। बाकी आप, ट्रू। आपके एक्शंस आपके साथ हैं, आपने अपने अमाल का हिसाब अपनी कब्र में खुद देना है, ठीक है। लेकिन अभी आप दुनिया में रह रहे हो ना, दुनिया में रह रहे हो तो एटलीस्ट दुनिया के हिसाब से चलो, ठीक है, फेलियर ना बनो। ये एक हम्म। मेरा जॉब सीकर्स के लिए एक मैसेज है। बाकी आप दैट्स क्या अ बोल रहे वेरी थे? हम्म। दैट्स अ वेरी ट्रू पर्सपेक्टिव, क्योंकि हम पाकिस्तान से जब बाहर निकलते हैं हम कहते हैं यार नाउ द वर्ल्ड इज माय ऑयस्टर, आई कैन लिटरली या डू व्हाटएवर आई वांट, प्लीज दैट्स डोंट। क्योंकि या एक तो वो गिल्ट फैक्टर तो अलग सीन है, हम्म कि हमारा एंड इट्स ट्रू कि पाकिस्तान में एंटरटेनमेंट के जो सोर्सेज है वो बहुत लिमिटेड कर देते हैं सबके लिए, राइट। वी हैव सो मेनी हम्म फैमिली इश्यूज, देयर सो मेनी फैमिली प्रेशर, फिर जॉब करने का प्रेशर, स्टडी का प्रेशर, तो प्रेशर कुकर ज्यादा है पाकिस्तान में, एंटरटेनमेंट कम है। आई थिंक इट्स आल्सो अ रिक्वेस्ट to all those हम्म people who can actually create entertainment in Pakistan, कि यार let people watch movies, let people go for concert, and there needs to be a life that you live. But when हम्म you go out of Pakistan, I think it's also important to stay in that limit, क्योंकि ये जो एनर्जी लेवल आपका इस टाइम है उसको आपने सही यूटिलाइज कर लिया, देन यू विल बिकम अ वेरी सक्सेसफुल पर्सन, so that is very एग्जैक्टली। important. और आप um, पहली जॉब जब ज्वाइन कर भी लो ना, तो कोशिश करो कि प्रोबेशन में इतना पैसा बचाओ कि आप अपने आप को यूएई में 2 महीने या 3 महीने सस्टेन कर सको। क्योंकि लेट हम्म। सपोज कि अगर आप आपको प्रोबेशन में टर्मिनेट कर भी देते हैं, अब आप दोबारा तो पाकिस्तान से पैसा नहीं मंगवाओगे। आपने जो ये 5 6 महीने में इनसे कमाया है अपनी करंट एम्प्लॉयर से, तो इसकी सेविंग्स इतनी रखोगे यार कि अगर ये आपको ये बोल दे कि भाई वी वुड नॉट लाइक टू कंटिन्यू विद यू, तो आप हम्म। एटलीस्ट जो 30 महीने का वीज़ा कैंसिलेशन का पीरियड मिलता है उसमें जॉब ढूंढ सको, उसमें अपने बेड स्पेस या अकोमोडेशन जो भी है उसका खर्चा भर सको, खाना पीना जो भी अपने ज़रूरियात की चीज़ें हैं वो पूरी कर सको। दूसरा ये है कि अगर लेट सपोज कि उन 30 दिनों में भी आपको जॉब नहीं मिलती, तो फिर तो आपको वीज़ा एक्सटेंड करना पड़ेगा ना। तो वीज़ा और उसका वीज़ा फिर इन आउट भी करना पड़ेगा, उसका ट्रू। भी एक खर्चा होता है, वो भी रखो। तो आपको हम्म। यू हैव टू बी प्रिपेयर्ड फॉर द वर्स्ट, कि पॉसिबली वर्स्ट चीज़ मेरे साथ क्या हो सकती है। ये सोच लेके चलोगे ना, आपको मेंटल टफनेस मिलेगी, आपको हम्म। आप में फ्लेक्सिबिलिटी आएगी, आप कहीं भी यानी कि हथियार नहीं डाल डाल पाओगे। क्योंकि जब हम्म। लोग मुल्क छोड़ के यहाँ पे जाते हैं कि यार जॉब नहीं मिली, या हम अच्छे भले यहाँ पे सेटल्ड थे और अचानक सब हमारे दिन बदल गए और ऐसा हो गया, ऐसा आने क्यों हम्म। देते हो यार अपने ऊपर अपने। यू हैव टू बी प्रिपेयर्ड फॉर द वर्स्ट ना। ये ट्रू। चीज़ जो है इसके लिए आपको तैयार रहना पड़ता है। आई थिंक इट्स ऑल्सो और इम्पोर्टेंट टू असेस कि अगर आपको एक ब्लॉकर आ गया है कहीं से, somebody is laying you off, you need to हम्म assess कि यार एक तो मिनिमम कितना है मंथली खर्चा जो मुझे चाहिए, राइट, कैलकुलेट हम्म दैट, देन यस कैलकुलेट कि मुझे कितना टाइम लगेगा टू गेट अनदर जॉब। टिपिकली
even in a country like Germany where they have social insurance and पैसा आपको आता रहता है even if you're not doing a job, but हम्म, people keep 3 months of expense in their bank always, and I think that gives yes, you a lot of peace of mind and that gives you a lot of discipline. और हम्म, ये बहुत जरूरी है करना. Don't be a very big spender. पूरी लाइफ हम्म, पड़ी है पैसे खर्च करने के लिए. एंड सबसे मजे की बात मुझे पैसे की ये लगती है कि once you start earning it just हम्म, goes exponentially. दो हमारे एग्जैक्टली, खर्चे भी एक्सपोनेंशियली उसी तरह निकल जाते हैं शुरू में बढ़ते हमेशा. हैं, ऐसे ही But है। it kind of goes like this, and एक ऐसी स्टेज आती है कि like okay I don't really care about spending it here and there, and then I think let's wait for that point. Ashar, also one question, have you already reached that stage? क्योंकि शुरू में ये होता है कि पाकिस्तानी रुपीस से बंदा फॉरेन करेंसी हम्म, में कैलकुलेशन करता है, and then there comes the stage you start doing the opposite. You आप उस करेंसी से फिर पाकिस्तानी में कन्वर्ट करके कहते हो okay now I'm earning this much, and you're like okay I'm well off. So after हम्म, spending so many years, you think you have हम्म। crossed that curve and gone to the other end? यार ड्यूरिंग दिस पीरियड ऑफ 9.5 years में आई वेंट ब्रोक लाइक 2 times, ठीक है। Hmm. मैं 2 साल 3 साल जब यहाँ पे गुजारे थे तो मैं एक एम्प्लॉयर था, उसने मेरी 5 महीने की सैलरी नहीं दी थी। तो जो भी मेरी Wow. छोटी मोटी सेविंग्स हो रही थी वो उसमें ही सारी खर्च हो गई थी। फिर उसके बाद एक फैमिली छोटा सा क्राइसिस आया था 2017-18 के करीब। तो वहाँ पे भी जो मेरी सेविंग थी उस चीज़ में लग गई थी। तो मैं कई बार, मेरे साथ ऐसा आया कि मेरे पास अकाउंट में सिर्फ 500 दिरहम या 1000 दिरहम रह गया था। तो Hmm. मैं सैलरी टू सैलरी के हिसाब से चल रहा था। फिर ये हुआ कि मैं 2018 में जब इंश्योरेंस की फील्ड में आया तो मैं एक अच्छा परफॉर्मर था सेल्स का। तो फिर ये था कि कमीशन आने लगी अच्छी खासी। तो फिर मैंने यार, वो उस वक्त ने मुझे बहुत कुछ सिखा दिया। उसने सिखा दिया कि भाई कभी भी बुरा वक्त आ सकता है, आपको हमेशा ना अपने लिए, जैसे होता है ना कि अपने रिजर्व्स रखने पड़ते हैं। इफ यू True. हैव दोस रिजर्व्स विद यू, वो आपका एक बैकअप प्लान रहता हैगा जो आपको मुश्किल सिचुएशन से निकाल लेता है। तो उस Hmm. हिसाब से मैं चल रहा हूँ अभी। ये है कि यार अभी मैं बैंक बैलेंस तो एकदम नहीं बता सकता, लेकिन ये है कि अगर मैं ये बोलूँ कि अशर आज से 5 साल पहले कहाँ था, तो मैं कह सकता हूँ कि लाइक आई एम True. 30-40 times बेटर देन दैट, ठीक है। Hmm. तो ये है कि अपने कदम जमाने की बात होती है। और फिर आप जब यहाँ पे कमाते हो, फिर आप यू लुक फॉर द बिगर पिक्चर। अभी जैसे कि मैं हूँ ना, मैं कोई मैनेजमेंट रोल नहीं लेता क्योंकि वो Hmm. मैं उस चीज़ के लिए बना ही नहीं हूँ। मैं हमेशा सेल्स रोल पे ही लेता हूँ क्योंकि मुझे ज़्यादा हेडेक्स चाहिए ही नहीं। डायरेक्ट मुझे सीईओ को रिपोर्ट करना चाहिए ही नहीं। मैं Hmm. चाहता हूँ कि बस सही है, मुझे मेरे ऊपर मिनिमल सुपरविजन हो, मैं अपने टारगेट्स करूँ, कमीशन कमाऊँ, सुकून की ज़िंदगी जीऊँ। तो इसलिए Hmm. मैं तो सेल्स में ही रहता हूँ यार। मैं कोई नई मैनेजमेंट की तरफ आने का सोचता। और ये है कि मैंने यही सोचा हुआ है कि यार या तो मैं एम्प्लॉयड रहूंगा या सेल्फ एम्प्लॉयड रहूंगा कल को। ऑब्वियसली Hmm. मेरा भी अल्टीमेट गोल तो यही है कि कोई छोटा मोटा बिजनेस यहीं पे स्टार्ट करें। तो उसके Hmm. लिए रिलायबल लोगों की जरूरत होती है, अकेला बंदा आखिर क्या ही कुछ कर लेगा। तो True. बस ये है कि ऐसे लोग अभी तक मिले नहीं, वो मिल जाएं तो फिर कोई वेंचर कर सकते हैं हम। तो उसके बारे True. में मैं सोचता तो वो कहते हैं ना कि if you want to go fast go alone, if you want to go far you have to partner with somebody in business, so that is true क्योंकि एग्जैक्टली। अकेले करोगे तो you will be very difficult to run that. या Also Ashir, I know you're working as senior sales executive, and I think you also raise a very good point. Knowing yourself, are you a manager person or are you a working person, right? क्योंकि यस, अक्सर लोग इस ट्रांजिशन में ये चीज भूल जाते हैं कि मैनेजिंग इज ऑल अबाउट दूसरों से काम निकलवाना, which is a very बिल्कुल। is another level, and then you're बिल्कुल। also accountable, there's more pressure into that, and you also kind of lose that essence of an achievement. I think sales में वो example हो सकती है कि the moment you close a deal, this is a rush of blood that you have, like wow I've done something really amazing, right? You have accomplished something. As a यस। manager that's a very difficult feeling to have, also in our field in data analytics. जब एक आप insight निकालते हो या कुछ analyze करते हो dashboard now, so you feel a sense of achievement. You no longer have it when you are a manager because you have to like extract this best from others. So that's a very good realization. But my question is going around this, Ashar, ke you're a senior sales executive. Please debunk these two narratives for me because I sales की जो हमेशा फील्ड है मुझे हमेशा बहुत फैंसी की, and people हम्म, kept me down in that. First of all in Pakistan saying कि यार तुमने सिमें बेचनी है क्या? Why are you going in this attitude, right? And I was like, हम्म, okay, I don't want to do that. Later on, it was a mistake because I realized that um,
B2B sales जो होती हैं, how amazing they are, and it's an amazing skill that is required in every job, to be honest. And when I came here in Germany, I also started off as a sales analyst. And हम्म मुझे लोगों ने कहा कि यार BDR बन जाओ, business development representative. And हम्म somebody from the HR told me कि यार तूने पूरी जिंदगी KPIs पे गुजारनी है, क्या तुम्हारी आधी सैलरी जो होगी it will be based on achieving your target. Do you want such a salary pressure कि यार नहीं करूंगा तो नहीं आएगा? And that हम्म also kind of put me back, a foot back, and I was like, नहीं यार sales नहीं करना मुझे. And then I हम्म switched my field. I think I regret that a bit now because हम्म uh, as you mentioned, to be an entrepreneur, to start my own business, if I don't have selling skills, हम्म you cannot make it, right? Selling skill is one of the most important things. So please debug these two things for me. हम्म Does sales really means starting off by selling sims, which is honestly not a bad thing. I don't know हम्म पाकिस्तान में उसको इतना वो अजीब सी जॉब क्यों समझा जाता है. That's a skill, right? You selling हम्म somebody a sim which they don't need is a हम्म big skill. Like वो वुल्फ ऑफ वॉल स्ट्रीट में कहते हैं ना कि send me this pen, right? The person who is able to do that is the one who is amazing at this job. और पूरी एक लाइफ टारगेट्स पे अचीव करते हुए जीना. हाउ इज दैट एक्सपीरियंस? श्योर। पहले तो मैं फंडामेंटली बताऊं कि यार सेल्स क्या है। सेल्स बेसिकली दुनिया चली सेल्स पे रही है, या तो आप किसी को कन्विंस कर लो या कन्विंस हो जाओ। यही दो पहलू रहते हैं, ठीक है। तो सेल्स बेसिकली क्या चीज़ होती है कि आप सेल्स के बिना एक आप इसको अगर आप डीप डाउन डाइसेक्ट करो, ठीक है, तो सेल्स के भी काफ़ी डिफरेंट एक स्टेजेस होते हैं। जैसे कि एक होता है कि आप प्रोस्पेक्ट को आइडेंटिफाई करते हो, दूसरा आप अपना प्रपोजल उसको देते हो, तीसरा आप निगोशिएट करते हो, चौथा आप सेल्स क्लोजर करते हो, पांचवा फिर आप सर्विस एंड डिलीवरेबल्स में आते हो, ठीक है। इस तरह की स्टेजेस हैं। तो यही है कि अगर आप सेल्स के जिस जिस उसमें हो, सेक्टर में हो, बेशक इट्स कंज्यूमर लाइन यानी कि B2C जिसको कहते हैं, ठीक है, या फिर आप कॉर्पोरेट में हो, B2B जिसे कहते हैं, या दोनों में हो, दोनों में आपको यू शुड नो कि यार मैंने कैसे चलना है, मैंने अपनी कैसे एक क्लाइंटेल जो होती है वो कैसे एक ग्रो करनी है। अब आप जीरो से स्टार्ट लेते हो, जब आप जीरो से स्टार्ट लेते हो तो पहले आप, जारी बात है, कोल्ड कॉलिंग ही रहता है आपके पास। एक अगर आपकी इंडोर जॉब है तो आपके पास कोल्ड कॉलिंग रहती है या बल्क ईमेल रहता है, ये आपके टूल्स रहते हैं। और अगर आप आउटडोर सेल्स में भी हो तो आपको मीटिंग्स फिक्स करके जाना पड़ता है, जिसमें आप डिफरेंट लोगों से मिलते हो, उनके थ्रू आपको और नेटवर्क एक्सपैंड होता है, वो आपको दोस्तों के बारे में बताते हैं। दे दे इट्स लाइक दे पास द वर्ड अराउंड कि भाई ये मेरे फ्रेंड्स एंड फैमिली सर्कल में कि ये बंदा है, ये रिलायबल है, ही इज़ लाइक माई वन स्टॉप शॉप। ये बिजनेस कंसल्टेंट है, मेरी हर चीज़ के बारे में इसको इन्फॉर्मेशन है, ये काम करके देगा। ये इस तरह से आप सेलर बनते हो, ठीक है। आप सेल्स में, आपने मुझसे पूछा था कि सेल्स करना कैसे है एज सेल्स। बेसिकली सेल्स के भी दो तरीके हैं यार। एक तो सेल्स आपने कस्टमर को करनी होती है, दूसरा आपने अपनी मैनेजमेंट को भी सेल करनी होती है, ठीक है। मैनेजमेंट को भी दिखानी होती है अपनी वर्थ के क्या है, और अगर आपसे नहीं हो पा रहा तो आपकी एफर्ट्स तो 100% जा रही है कि नहीं जा रही। मैनेजमेंट से कैसे अपनी सैलरी इंक्रीमेंट की बात करनी है, ठीक है, कैसे आपने अपने प्रमोशन लेनी है, अगर आप जूनियर सेल्स एग्जीक्यूटिव हो तो सीनियर सेल्स एग्जीक्यूटिव कैसे बनना है, या जो भी डेजिग्नेशन रखे गए हैं सेल्स के उसमें, सेल्स की इसमें आप बोलो कि अम्ब्रेला में, तो आपने कैसे यू हैव टू क्लाइंब दोज दैट कॉर्पोरेट लैडर, कैसे आपने ऊपर आना है, तो उसके हिसाब से होता है। बाकी अब जैसे कि मैं यूएई से मैं इस चीज़ को जोड़ना चाह रहा हूँ कि यूएई का जो एक्सपैट कल्चर है वो क्या है। तो इसमें तो यार ये होता है कि आप अपने टूल्स पूरे रखो। टूल्स मतलब कि अगर आप यहाँ पे सेटल हो गए हो ना, तो आपको ड्राइवर्स लाइसेंस लेना लाजमी है। एक साल के अंदर अंदर कोशिश करो ड्राइवर्स लाइसेंस ले लो, क्योंकि लाइसेंस लेते हो तो फिर आपको कंपनी गाड़ी भी दे सकती है, आप खुद भी इतना कमा सकते हो, गाड़ी खरीद सकते हो, तो फिर इट्स इजी फॉर यू टू मूव अराउंड, ठीक है। फिर आप सॉरी, आप अपने क्लाइंट्स से और बिजनेसेस जो हैं, कस्टमर्स जो हैं, उनसे आप मिल सकते हो, मूव अराउंड कर सकते हो, क्योंकि सिर्फ आप टेलीकॉलिंग पे ही नहीं डील क्लोज कर सकते, आपको बाहर भी निकलना पड़ता है फील्ड में। और ऑब्वियसली कल को आपने अपनी फैमिली यहाँ पे रखनी है तो ड्राइवर्स लाइसेंस होना लाजमी है। उल्टा ही आपकी दूसरा ये कि आपकी सीवी पे भी जब लिखा आता है कि आपके पास यूएई ड्राइवर्स लाइसेंस है, तो आपकी वर्थ बढ़ती है उन, क्योंकि एक तो लाइसेंस यहाँ का पूरी दुनिया में माना जाता है, ये कन्वर्टेबल लाइसेंस है। जैसे कि आपका जर्मनी का लाइसेंस है ना, आप भी यूएई आओगे, यू आप गाड़ी यहाँ पे चला सकते हो, रेंटा कार ले सकते हो, अपना लाइसेंस कन्वर्ट करके यूएई में भी करवा सकते हो। सिर्फ थोड़ी सी क्लासेस लेनी होती हैं जो कि बस एक फॉर्मेलिटी होती है, बाकी वो जर्मन लाइसेंस होल्डर को दे देते हैं।
दूसरी चीज़ के जब आप लाइसेंस लेते हो तो आपकी एक वर्थ बढ़ती है। तीसरा क्या मैं बताना चाह रहा था, सेल्स का। हाँ, सेल्स का यार एक सेल्स फनल हो रहता है, ठीक है। सेल्स इज लाइक अ साइकिल। तो हम्म। इसमें रोज आपको नया प्रोस्पेक्ट भी डालना है, लीड जनरेशन भी करनी है। अगर आप लीड्स के लिए लीड स्ट्रीम बना रहे हो, लीड स्ट्रीम जैसे कि आप देख लो कि स्पॉन्सर्ड एड्स लोग डालते हैं फेसबुक पे और दूसरी वेबसाइट्स पे। बेसिकली उनका एक तरह का एक लीड का पोर्टल होता है। लोग इंक्वायरी डालते हैं, दे फिल अप द इन्फॉर्मेशन, दे बिकम ए लीड फॉर दैट पर्सन। वो बंदा फिर कोल्ड कॉलिंग करके उनसे पूछता है कि हाँ भाई आपकी रिक्वायरमेंट है। इससे सो एंड सो फोर्थ चलता है सिलसिला। तो इस तरह आपको अपने लीड स्ट्रीम हमेशा रखने हैं, ठीक है। बेशक वो हम्म। आपके वर्ड ऑफ माउथ हो या सोशल सर्कल हो, जो भी हो आपको रखना है। क्योंकि वो कहते हैं ना कि धंधा हर टाइम आते रहना चाहिए, रुकना नहीं चाहिए। True. तो सेल्स का भी ऐसे ही है, आप रोज सेल्स करते भी हो, क्लोजर भी करते हो किसी डील का, तो आपको नए प्रोस्पेक्ट हर टाइम आने चाहिए। फिर आपका रिन्यूअल भी आता है। अब जैसे कि यूएई में काफ़ी कमोडिटीज और प्रोडक्ट्स हैं जो कि एनुअल बेसिस पे चलती हैं। तो हम्म। जब एक साल का कॉन्ट्रैक्ट खत्म होता है उसका रिन्यूअल आता है, आपकी रिन्यूअल्स आते हैं, रिन्यूअल पे आपको कमीशन आता है, ठीक है। तो आपको जो है कहीं पे भी रुकना नहीं है, आपको अपनी मार्केटिंग भी खुद ही करनी है, ठीक है। आपको अपनी लीड स्ट्रीम भी खुद ही बनानी है, आपको अपनी डील्स भी खुद ही क्लोज करनी है। हाँ, अगर आप किसी ऐसी ऑर्गेनाइजेशन में जाते हो जहाँ पे काम यानी कि डिवाइडेड है, तो वो एक अलग बात है। लेकिन उसमें ये होता है कि काम का मज़ा नहीं रहता। जो मज़ा ये बीइंग अ वन स्टॉप शॉप होने में है ना, कि मैं अगर सब कुछ कर रहा हूँ, वो बेस्ट रहता है। क्योंकि उसमें आप होली एंड सोलली रिस्पॉन्सिबल होते हैं अपने एक्शंस के। कल को कस्टमर की एस्केलेशन आती है, कुछ बदमज़गी पैदा होती है, तो आप उसको ये भी बोलोगे ना कि सर वो डिपार्टमेंट अलग है, वहाँ से गलती हुई, वहाँ से कुछ हुआ, यानी कि आप कह लो कि कोई लैप्स आया। वो ही विल नॉट बाय योर एक्सक्यूज। वो कहेगा भाई तू मेरे लिए फ्रंट फेस था, ठीक है। हम्म। तो सॉरी, फ्रंट फेस कह रहा हूँ यार, वो क्या कहते हैं इसको, वो कहेगा मेरे लिए तू ही एम्बेसडर था इस बिजनेस का, हम्म। तू आया था मेरे पास चल के। तो वो फिर आप पे ही डालेगा। तो ये हम्म। होता है कि आपको अगर सेल्स करनी है तो आपको रोज ही नए प्रॉस्पेक्ट भी लाने हैं, क्लोजर्स भी करने हैं। और सेल्स एक ऐसी चीज़ है ना कि यार वो आपको आपके लिए बहुत रास्ते खोलता है। हम्म। आपको क्या पता एक ऐसा बंदा मिल जाए वो आपकी सेलिंग स्किल से इम्प्रेस होके कहे कि यार कि तू मेरा बिजनेस कंसल्टेंट बन जा, मेरे बिजनेसेस चला, या वर्क फॉर माई कंपनी। मेरे साथ काफ़ी बार ऐसा हुआ, मैं अपनी तारीफ नहीं कर रहा। मैं जब आउटडोर सेल में था ना, तो मैं, हाँ, और एक और चीज़ जो मैं जॉब सीकर्स को कहना चाहूँगा कि यार प्लीज़ बी प्रेजेंटेबल, हमेशा ड्रेस अप शार्प। ये पाकिस्तानी है जो अब जॉगर्स जीन्स पहन के चले जाओ किसी भी इंटरव्यू में, कूल दिखने के लिए, और आपको लगे कि इंटरव्यू आपको वो मम्मी डैडी बच्चा समझ के जॉब दे देंगे या बर्गर समझ के जॉब दे देंगे। आपको यहाँ पे प्रेजेंटेबल रहना है, फॉर्मल रहना है। यहाँ पे जॉगर जीन्स और ये पोलो शर्ट पहन के जो इंटरव्यू देते हैं ना, उनको सिर्फ या तो वेटर रखा जाता है या किचन में हेल्पर रखा जाता है। अगर आपको हम्म। कोई भी कॉर्पोरेट जॉब चाहिए, यू हैव टू ड्रेस अप इन अ कॉर्पोरेट अटायर। ये तो हम्म। ये ना रूल ऑफ थंब है यहाँ का। बिल्कुल बिल्कुल, उससे आपके काफ़ी रास्ते खुलते हैं, आपको एम्प्लॉयमेंट के रास्ते खुलते हैं, बिजनेस अपॉर्चुनिटीज मिल सकती हैं। कितने लड़के सेल्स में थे जो कि अच्छे परफॉर्मर थे, उनको डायरेक्ट कोई लोकल इमराती मिल गया, उसने देखा कि यार लड़का दिखने में अच्छा है, बात करने में अच्छा है, उसने कहा यार मैं बिजनेस खोल रहा हूँ, मेरा साथ दे। उसने उसको जनरल मैनेजर रख दिया उस बिजनेस का, या कंसल्टेंट रख दिया, कुछ भी रख दिया। तो सेल्स एक ऐसी चीज़ है ना कि आप अपनी पर्सनैलिटी को जितना निखार ला सकते हो उसमें, उसके हिसाब से आपके लिए डिफरेंट दरवाजे खुलते जाते हैंगे। क्योंकि बाकी हम्म। जॉब्स जो होती हैं मोर और लेस वो एक वर्क प्लेस में रह के ही काम करना होता है। अगर आप इवन डॉक्टर्स को देख लो, इंजीनियर्स को देख लो, या और जो दूसरे शोबे हैं, प्रोफेशंस हैं। लेकिन सेल्स वाला एक ऐसा बंदा होता है ना कि वो लोगों से मिलता भी है, और टू सम एक्सटेंट के बिजनेस आइडियाज उसके पास ज़्यादा रहते हैं। क्योंकि उसको, जब आप सेल्स में रहते हो, आप हर डिफरेंट तरह के लोगों से मिलते हो, फिर उनके आप बिजनेस के नेचर को समझते हो। फिर वो हम्म। बताते हैं आपके कि उन्होंने बिजनेस कैसे सेटअप किया, उनका बिजनेस कैसे चल रहा है। आपकी नॉलेज में हमेशा इजाफा होता रहता है, और ये आपका फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस होता है जो आप देख रहे हो लोगों को करते हुए। अब जैसे मैं सेल्स में हूँ ना, मैंने ग्रोसरी वाले से लेके रेस्टोरेंट वाले को, और कोई इंजीनियरिंग कंसल्टेंसी है उसको, एचआर कंसल्टेंसी है उसको, या फैशन रिटेल है उसको, सबको मैंने देखा है कि यार बिजनेसेस कैसे चलते हैं, क्या उनका कॉर्पोरेट स्ट्रक्चर होता है, किस हायरार्की से बिजनेस रन किया जाता है। तो इससे मेरा बहुत दिमाग खुलाएगा, ठीक है। कल को मैं अगर कोई स्मॉल स्केल पे भी कुछ बिजनेस खोलूंगा ना, मुझे पता चलेगा यार कि अगर ये बिजनेस चलाना है तो कैसे चलाना है, एटलीस्ट मुझे आइडिया होगा, मैं बिल्कुल ब्लैंक स्टार्ट नहीं करूंगा। तो ये है हम्म। कि नॉलेज बढ़ती है इंसान की, सेल्स जो है आपको बहुत सिखाता है। I really liked a couple of facts that you mentioned कि sales is life
क्योंकि आपने खुद अपने आप को भी अगर प्रमोट कराना है तो यू नीड टू सेल योरसेल्फ, राइट? इफ यू कैन नॉट डू दैट then it's a skill that is important. And secondly, sales makes your network, and network we also mentioned is कि network है तो you have a lot of opportunities, and this just it's an incremental increase. The more people you kind of meet, the more skill you get. Ashar, to close this off today, my last question would be around कि अब बंदा अपने आप को कैसे assess करे कि if I'm meant for sales, right? What are the skills that are needed to be हम्म successful in this field, and what would be your advice to people who want to pursue a career in sales? बिल्कुल। अब पाकिस्तानी यूथ के अगर पर्सपेक्टिव से बात करूं तो हमारे पास इस टाइम ना कॉल सेंटर इंडस्ट्री ही एक बची है जिससे हमें जॉब्स मिल जाती हैं। ठीक है, हम्म। अब उसमें हम टेलीकॉलर्स होते हैं। टेलीकॉलिंग में क्या होता है कि आपकी आवाज़ ही सब कुछ होती है, या कैसे आप बात करते हैं, आपकी वोकेबलरी कैसे, आपकी एक्टिव लिसनिंग है, और कैसे आप रिबटल्स कस्टमर को देते हो, उस चीज़ से आपको सेल्स का आइडिया हो जाता है। और यही वजह है कि हमारे जो पाकिस्तानी भाई हैं काफ़ी स्ट्रीट स्मार्ट होते हैं एज़ कम्पेयर टू, अगर मैं कहूँ ना, दूसरे मुल्कों से। ये हमारे इंडियन पाकिस्तानी बेसिकली हम्म। इंडियन सब कॉन्टिनेंट अगर आप ओ एज अ होल बात करो तो इसमें क्या होता है कि हमें सेल्स ये हमारे खून में ही है। हमें बचपन से पता रहता है कि बेचना कैसे और खरीदना कैसे। ठीक है, बेचने से पहले हम खरीदना सीख लेते हैं कि अगर हम हमारी बार्गेनिंग की जो एक स्किल होती है ना वो हमारे हमारे अंदर इननेट होती है, यानी कि इट्स लाइक वी इनहेरिटेड। ठीक है, हम्म। तो अब सेल्स में हर बंदा ना अपना बेस्ट जज होता है, उसको पता होता है मैं कितने पानी में हूँ। ठीक है, अब सेल्स जो है जब हम कॉल सेंटर की इंडस्ट्री से स्टार्ट करते हैं वहां से हम थोड़ा आइडिया तो ले लेते हैं, लेकिन वहां तक नहीं है। आप अगर बाहर मुल्क आते हो ना, यहाँ पे आपको पता चलता है कि असल सेल्स क्या है। लीड हम्म। जनरेशन इज नॉट एक्चुअली सेल्स। लीड जनरेशन आप कस्टमर से सिर्फ क्वालिफाइंग क्वेश्चंस पूछ के कि सर ये चाहिए ये नहीं चाहिए करके आप लीड को क्वालिफाई कर सकते हो। लेकिन जो रियल लाइफ सेल होती है वो तभी होती है जब कस्टमर की क्रेडिट कार्ड से पैसा निकलवाते हो, उसको कुछ हम्म। खरीदने पे मजबूर करते हो। ठीक है, तो वो बेसिकली असल सेल है। और आपको सेल का तभी पता चलता है जब आपके पास वो एट्रीब्यूट्स होते हैं, वो ट्रेट्स होते हैं जो एक सेल्समैन में होने चाहिए। जैसे कि आपका इंट्रोडक्शन अच्छा होना चाहिए, आप आउटलुक अच्छी होनी चाहिए, और दूसरा कि आप कैसे प्रेजेंट करते हो, आपके चॉइस ऑफ वर्ड्स कैसे हैं। और दूसरी चीज़ ये कि सेल्स में ना आपको हमेशा सीखते ही रहना है। सीखने का सिलसिला रुकना नहीं चाहिए। और जब आपको पता चल जाए कि आप सेल्स कर सकते हो तो आप हर एज में सेल कर सकते हो यार। ये कोई ऐसा नहीं है कि इसके लिए एक सर्टेन एज लेवल रहता हैगा, हम्म। हमेशा कर सकते हो। और दूसरा सवाल आपने क्वेश्चन में पूछा था कि इंसान को कब पता चलता है। इंसान को पता चलता तब भी है यार कि जब आप स्टूडेंट लाइफ में होते हो ना। तो अगर हम्म। आप नो इवन इफ यू आर अ शाई काइंड ऑफ पर्सन, जैसे मैं था, मैं काफी इंट्रोवर्ट किस्म का बच्चा था अपने स्कूल में। ठीक है, Same. तो मैं जितना बोलता हूँ उतना मैं पहले शायद नहीं बोलता था। तो ये क्या हुआ कि मैंने कॉल सेंटर में जब मैंने फ़ोन पे बात करना शुरू की तो मेरा कॉन्फिडेंस बढ़ा। ठीक है, मैंने एक्सेंट ट्रेनिंग ली, वो मुझे काम कर गई। इधर यूएई आया तो वो चीज़ बैकफायर कर गई, क्योंकि हर किसी को अमेरिकन एक्सेंट यहाँ पे बात करो ना तो आपकी शक्ल देखते हैं कि यार शक्ल हम्म। से तो बंदा इंडियन लगता है और मुंह से इसके अमेरिकन एक्सेंट निकल रहा है। तो यहाँ पे चीज़ बैकफायर कर जाती है। तो क्या होता है कि आपको व्हेन इन रोम डू एज रोमन्स डू। सेल्स में भी ऐसा ही है ना, जहाँ जैसा देश वैसा बेस, उसके हिसाब से हम्म। चलना पड़ता है। और लोगों को उनके लेवल पे लेवल नहीं कहना चाहिए तो बुरा वर्ड हो जाएगा। आपको यू हैव टू गेट अंडर देयर स्किन, हम्म। यानी कि यू हैव टू गेट इनटू देयर शूज, और उनके साथ एम्पैथाइज करना पड़ता है। जब आप में एम्पैथी आती है तो आप बिजनेस क्लोज ज़्यादा कर सकते हो। और जो भी पाकिस्तानी यहाँ पे आना चाहेंगे यूएई में, मैं कह रहा हूँ कि यार आप आओ, सेल्स से स्टार्ट लो, नहीं तो कस्टमर सर्विस भी आपके पास है। और हम्म। जो भी है कि स्काई इज द लिमिट यहाँ पे। ठीक है, अगर आप में डिटर्मिनेशन है, अगर आपको अपने वक्त की कदर है तो आप यू कैन मेक इट बिग है। और एक इमिग्रेशन से रिलेटेड भी मैं एक एडवाइस देना चाहूँगा यहाँ पे, कि जब आप यूएई में आते हो और एक साल आप यहाँ पे काम कर लेते हो ना, तो जब आप किसी और कंट्री के लिए अप्लाई करते हो जहाँ पे लोग सिटीजनशिप के लिए एम कर रहे होते हैं, तो आपके लिए आसानी पैदा होती है। काफ़ी हम्म। लड़के यहाँ पे आए दुबई पाकिस्तान से, यहाँ पे 6 महीने एक साल काम किया, और फिर उन्होंने यहाँ से जब अप्लाई किया कनाडा और यूएस के लिए, उनको बहुत आसानी से वहाँ का टूरिस्ट वीज़ा मिल गया था। हम्म। True. तो True. अपनी कंट्री से बेहतर यहाँ पे रहता है, यहाँ पे ज़्यादा आपको लाइकलीहुड रहता है कि आपको इमिग्रेशन सॉरी माइग्रेट करने में आसानी रहती है।
Okay, that's amazing. I kind of extract there need to be three things that you need to do to be successful. You need to be a good listener, you need to start practicing, and you need to show empathy, right? If you can Mm. relate to the person who is sitting right next to you, you have done your sales. Yes. So with that, I think we can close this amazing podcast. Thank you so much for Asher. You Pleasure, told bhai. us a lot of tricks to how to actually go to Dubai and also be successful in sales. So audience, if you have any questions around Dubai as well, please let us know in the comment. And Asher, Sure. I can make sure to answer you in there. I will do that. For sure, I All will do right, that. We could go amazing. on like all night long. ये एक ऐसी एक Yeah, फील्ड है जिसपे हम पूरी रात बात कर सकते हैं. लेकिन ये है कि अभी यहाँ पे तो 10-14 टाइम हुआ है, इतना ज्यादा नहीं हुआ. फिर कभी अगर मौका मिला और चीजों पे भी हम रोशनी डालेंगे. ठीक है. absolutely. अभी तो ये था कि पहला हमारा इस तरह का कॉन्वर्सेशन हो रहा था, तो मैं चाह रहा था कि बिल्कुल समराइज कर सकूं, ना कि Mm. मैं आई डेल्व इनटू दोस टॉपिक्स. बिल्कुल डीप डाइव करूंगा तो फिर जाहिर बात है सुनने वाले भी नहीं समझ पाएंगे. अभी हमने सिर्फ ऊपर ऊपर से कवर करना था. वी विल इलैबोरेट एज अ टाइम विल Yeah. गो. Yeah, I'm also thinking we will have like a live session as well for our YouTube audience, so they can just ask us questions and we can answer them together as well. श्योर, व्हाई All नॉट. right, आई एम ओपन. cool. Till then, thank you so much, Usher. It was a pleasure seeing you after a long time, and then thank you everybody else for listening as well. लाइकवाइज, लाइकवाइज ब्रो. Okay. खुदा हाफिज.